हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप कि यार आप लोग एकदम बढ़िया होगे और आपकी प्रिपरेशन और भी ज्यादा बढ़िया चल रही होगी। तो आज के इस वाले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर से न्यूमेरिकल्स काफी सारे आते हैं, तो कुछ मैं न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे करना है, क्योंकि किरचॉफ लॉ अगर मैंने सिर्फ बता दिया, न्यूमेरिकल नहीं कराया तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो न्यूमेरिकल जहां जहां पे रिक्वायर्ड रहेंगे मैं आपको करा दूंगी। ये पूरा आपका सिलेबस है, पीडीएफ चाहिए होगी सो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। स्टडी वेयर हाउस 2.0 इज द नेम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप लोगों ने अभी तक बहुत कम पढ़ा है, आपको जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करना है ना, और आपको पीडीएफ चाहिए है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, सैंपल पेपर्स की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, तो मैंने अपना बैच लॉन्च कर दिया है जिसका प्राइस सिर्फ 599 है। दिस इज अ क्रैश कोर्स। तो यहाँ पे हम सिलेबस तो कंप्लीट कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर के वो भी हम लेक्चर में करते जाते हैं। इसके अलावा इसी सिंगल बैच में ना आपको पीवाईक्यूज की पीडीएफ मिल जाएगी, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ मिल जाएगी, अलॉन्ग विद दैट चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना उसकी पीडीएफ अलग से मिलेगी। हम लेक्चर्स में तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, उसके अलावा भी आपको पीडीएफ्स मिलेंगी। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जैसे आपका ये है चैप्टर वाइज क्वेश्चन का पीडीएफ, ठीक है। जैसे डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट है तो सबसे पहले सारे क्वेश्चंस मेंशन्ड है। ये जब सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तो जो नेक्स्ट हमारे पेजेस आएंगे वहां पे इनके सॉल्यूशंस भी मेंशन्ड है। तो पहले खुद से सॉल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन देख के वेरीफाई कर लो कि यार मेरा आंसर सही था या नहीं था, ठीक है। ये है हमारे सैंपल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो बोर्ड एग्जाम पेपर है यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर है या फिर सैंपल पेपर है वो भी विदाउट आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले खुद से सॉल्व करो, फिर ये जो सोल्यूशन है ये भी उसी पीडीएफ में लास्ट में मेंशन कर रखा है, ठीक है। और ये भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है उनकी पीडीएफ है। तो सब कुछ आपको इस वाले बैच में मिल जाएगा। कैसे परचेस करना है, सो करियरविल ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। क्लास 12 वाले सेक्शन पे चले जाना, सिर्फ मेरा ही एक बैच आपको दिख जाएगा जो कि 599 का है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करी है, जाके आप लोग जल्दी से चेक कर लो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो चार्जेस के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया। हमने कहा क्यू होता है चार्ज, इसका फॉर्मूला है N/E। तो चार्ज का फ्लो जब हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, तो वो हमारा करंट है, ठीक है। सो इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर इन यूनिट टाइम। नीचे वाले को हम क्या कर देते हैं, यूनिट 1 कर देते हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। इसको हम एमीटर से मेजर करते हैं और एमीटर हमेशा ही हम सीरीज में जोड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है सीरीज में करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, करंट अलग अलग हो जाता है, ठीक है। अब डायरेक्शन क्या होती है करंट की, तो अगर मैं बैटरी बनाऊं कुछ इस तरीके से, तो आपको पता है जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही जाता है। क्यों? क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन है हम वो लेते हैं पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कहां से फ्लो करते हैं, तो नेगेटिव टर्मिनल यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ वो मूव करते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑपोजिट होता है टू दी फ्लो ऑफ दी करंट, ठीक है। ये सब हमने बेसिक बातें पढ़ रखी हैं। करंट तभी फ्लो होगा जब सर्किट क्लोज है। सर्किट क्लोज होने का मतलब है कि आपने स्विच ऑन कर दिया है, ठीक है। अगर सर्किट ओपन होगा तो विच मीन्स देखो यहाँ पे से कहीं ना कहीं ब्रेकेज होगी, तो करंट पूरा फ्लो ही नहीं हो पाएगा, यहीं पे से लीक हो गया, यहां तक वो पहुंच ही नहीं पाया, ठीक है। तो सर्किट कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। सर्किट क्लोज का मतलब है स्विच ऑन आपने कर दिया है, ठीक है। चलिए, करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। वेक्टर एडिशन के जो भी लॉज वगैरह हैं वो ये फॉलो नहीं करती है। अभी हम एक फॉर्मूला भी देखेंगे, ठीक है। आई का फॉर्मूला एक में दिखाऊंगी। ये दो चीजों का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। और आपको पता है जब भी कोई क्वांटिटी दो चीजों के डॉट प्रोडक्ट से हमको मिलती है तो वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अभी वेट करो, अभी सब पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब करंट दो प्रकार का होता है, स्टेडी करंट, वेरिएबल। स्टेडी का मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू सेम रहेगी, टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बीतता जा रहा है, उसकी वैल्यू सेम रहेगी, उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5 एम्पियर का अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। मान लो 5 एम्पियर है, हमने टाइम और आई इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाया है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगी, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी। क्यों? क्योंकि टाइम बीतता जा रहा है बट करंट की वैल्यू क्या है, हमारे पास सेम ही है, ठीक है। समझ में आ गया। और ये कौन सा करंट होता है, डीसी, डायरेक्ट करंट। इसकी वैल्यू, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है।
फिर यहाँ पे आ जाते हैं वेरिएबल करंट या वेरिंग करंट भी इसको कहते हैं। तो वेरी कर रही है ना कोई चीज, क्या चीज वेरी कर रही है, तो करंट की वैल्यू वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बढ़ भी सकती है, ठीक है, ये घट भी सकती है, ये ऐसे भी बन सकती है, ठीक है, ये इवन घट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। या तो वैल्यू यानी कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, या फिर डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, जैसे कि ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में। तो यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड बड़ा 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 मैक्सिमम तक पहुंचा, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, फिर घटा 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 घटा, फिर यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल। एसी में ये सब पढ़ेंगे, इसको कहते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो डायरेक्शन भी देखो चेंज हो गई, डायरेक्शन इस केस में चेंज हो गई, मैग्नीट्यूड तो चेंज होता ही जा रहा है, कम था ज्यादा हुआ फिर कम हो गया, ठीक है। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में यानी कि डायरेक्शन चेंज हो गई, तो बड़ा 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 मैक्सिमम तक गया, फिर ये वापस से घट गया, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट भी क्या है, एक तरीके का हमारा वेरिंग करंट ही है, जिसकी वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन उसकी चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो बेसिक क्या, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हमारे पास कंडक्टर के अंदर करंट कैसे फ्लो हो रहा है ये जान लेते हैं, वो सारी बातें हमने यहाँ पे लिखी हैं। पर पहले ना हम यहाँ पे थोड़ा सा आ जाते हैं। देखो ये डायग्राम है एक कंडक्टर का, दिस इज अ कंडक्टर। अब होगा क्या, जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ही हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, यानी कि हमने बाहर से कोई एक्सटर्नल वोल्टेज लगा दी है, पोटेंशियल प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। तो हमने ये सब कुछ पढ़ा है, E = V/d होता है ना, ये सब कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो जैसे ही आप एक एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाते हो तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। कहाँ से होगा, तो देखो मान लो इसको मैंने इस तरीके से किसी बैटरी से जोड़ दिया है, ठीक है जी। तो आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो होता है ना, और पॉजिटिव से नेगेटिव ही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हमारा लग जाएगा इस कंडक्टर में। अब इस कंडक्टर के अंदर कौन बैठे हैं मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं ना, ठीक है जी। तो इसके अंदर हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ऐसे मैंने लिख दिए, ये है हमारे इलेक्ट्रॉन्स। अगर मान लो मैंने बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, यानी कि मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं करा, उस केस में क्या होगा, उस केस में इलेक्ट्रॉन्स फिर भी है ना इस मेटल में, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर मैं कोई भी मेटल लेती हूं तो इस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते हैं। ये सब कुछ तो हमने पढ़ा हुआ है ना ऑलरेडी, तो इसके पास ऑलरेडी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से बैठे हैं हमारे कंडक्टर में। आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, आपने कोई बैटरी से इसको कनेक्ट अभी नहीं कर रखा है, उस केस में भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, क्योंकि वो तो फ्री है ना, दे आर फ्री बर्ड्स, तो वो तो मूव करते जा रहे हैं, इधर उधर मूव कर रहे हैं। अब होता क्या है, जब आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है ना, तो उस केस में ये मूव करते हैं रैंडमली, कोई इधर जा रहा है, कोई दूसरा इधर जाएगा, ठीक है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, रैंडम मोशन है। रैंडम मोशन की वजह से क्या होता है, देखो ये ऊपर को गया, ये नीचे, तो ओवरऑल जो एवरेज वेलोसिटी जब मैं निकालूंगी ना, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी कब का, जब मैं टोटल करूंगी, और एवरेज वेलोसिटी है ना, यानी कि मुझे डायरेक्शन भी कंसिडर करनी पड़ेगी। तो एक ऊपर जा रहा है एक नीचे, दोनों की क्या हो गई, कैंसिल हो गई, है ना। यहाँ पे भी देखो कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसा जाएगा, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसा जाएगा, है ना। तो बेसिकली एवरेज वेलोसिटी जब मैं देखूंगी सारे इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो होती है 0, जब आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है। इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स की कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होती है, और वो कितनी है, तो वो है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की जब हम बात कर रहे हैं, पर जब हम एवरेज निकाल दे रहे हैं ना, तो हमने कहा एवरेज में तो डायरेक्शन कंसिडर करनी पड़ेगी। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को जब मैं एज अ होल देख रही हूं, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जा रही है, 0 आ जा रही है। अब क्या हुआ, अब मैंने आपसे कहा कि अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, जो कि होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। क्यों, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन तो हमने कहा हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर को है ना, बट इलेक्ट्रॉन्स कहां को मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में। अब इनका रैंडम मोशन नहीं है, अब ये एक डेफिनेट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है, इसको हमने ड्रिफ्ट मोशन कह दिया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने लगेंगे। अब होगा क्या, देखो इलेक्ट्रॉन्स जब भी मूव कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने लगाया तब कर रहे हैं, या जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तब कर रहे हैं, तो इनके बीच में कोलिजन होगा ना। किन के बीच में, देखो ये क्या है मेरा, इसको मैं मेटल का लैटिस आयन कह सकती हूँ, है ना। क्या ये मूव करेगा, नहीं, ये तो अपनी जगह में फिक्स है ना, ये तो मेटल आयन है, ये अपनी जगह पे फिक्स है। मूव कौन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अलग से मैं बना भी देती हूँ, यहाँ पे क्या है Na+ या कोई सा भी मेटल M+ लिख दो, ठीक है, कोई सा भी मेटल है, वो बैठे हुए हैं इनके आयन, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इनके साथ भिड़ेंगे ना, कोलाइड करेंगे, तो यहाँ पे कोलिजन होता है। ये कोलिजन की वजह से ही
क्या जनरेट होता है? रेजिस्टेंस। पढ़ा है ना रेजिस्टेंस क्या होता है? हमने कहा इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन। इलेक्ट्रॉन्स मूव करना चाह रहे हैं पर उनके फ्लो में, उनके मूवमेंट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, और ये ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से आ रहा है? बिकॉज ऑफ दीज कोलिजन्स ओनली। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लैटिस आयंस के साथ कोलाइड कर रहे हैं। आपस में इलेक्ट्रॉन्स तो कोलाइड नहीं करेंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रेपेल। तो ये तो दूर भागेंगे ही, आसपास आएंगे ही नहीं, तो इनके बीच में कोई कोलिजन नहीं होता है। जो कोलिजन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का होता है विद दीज लैटिस आयंस, जिसमें लैटिस आयन की जगह फिक्स है। मूव कौन कर रहा है? हमारा इलेक्ट्रॉन कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप होता है, और रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड थोड़ी सी हल्की हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड अगर हल्की हो गई तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, देखो स्पीड कम हो गई तो इनकी एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो किस फॉर्म में हमको देखने को मिल रही है? हीट के फॉर्म में। और हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा हुआ है, H = I² RT। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है उतनी ही ज्यादा हीट भी डेवलप होती है। ठीक है जी, तो ये बेसिक बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। यही सब मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में होते हैं जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करा है, यानी कि बैटरी से आपने कनेक्ट नहीं करा है या फिर आपने कोई वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई नहीं करा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से कोई करंट तो एनीवे जनरेट होगा नहीं, करंट भी जनरेट नहीं होगा, और इनकी एवरेज वेलोसिटी हम 0 ले लेते हैं। इंडिविजुअल वेलोसिटी अगर हम देखेंगे, या फिर मैं कहूं इंडिविजुअल स्पीड, क्योंकि स्पीड में तो डायरेक्शन है ही नहीं ना, तो कितनी है? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। बट वेलोसिटी जब मैं एवरेज ले रही हूं तो रैंडम मोशन है, कोई ऊपर तो कोई नीचे, कैंसिल हो गए क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे फैक्टर में आ गई। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने अप्लाई करा तब क्या होगा? एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, जिसकी डायरेक्शन जो है ऑपोजिट टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एंड इसी की वजह से करंट यहाँ पे फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रिफ्ट मोशन क्या है? मैंने कहा जो एवरेज मोशन है इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को हम क्या कह रहे हैं? ड्रिफ्ट मोशन। और जो वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहे हैं उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहे हैं। VD से इसको हम डिनोट करते हैं, इसको अभी पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, चलिए कोलिजन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं? लगातार लैटिस आयन के साथ, और ये लैटिस आयन क्या है? ये मेटल के ही आयन है। ठीक है, लैटिस मतलब उसकी जगह है बेसिकली। ठीक है, तो उनके साथ ये कोलाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ही रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा हीट भी डेवलप होगी। ठीक है, चलो ये सब समझ में आ गया। अब आते हैं दो और टर्म्स पे। पहला है रिलैक्सेशन टाइम। हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मेटल के आयन के साथ कोलाइड कर रहे हैं। अब होगा क्या? ये तो लगातार मूव करेंगे ना, ऐसा तो होगा नहीं कि कोलाइड कर गया तो अब रुक गया। मूव तो ये फिर भी करेगा। अगर आप जा रहे थे स्कूल को, रास्ते में सामने से ऐसे कोई आ गया, आप कोलाइड कर गए, तो वहीं पे रुक थोड़ी जाओगे, स्कूल तो वापस जाओगे ही ना। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी मूव तो करेंगे ही। तो क्या होगा? पहले मान लो ये एक आयन था और दूसरा ये था, इलेक्ट्रॉन इसके साथ भिड़ा, ठीक है, उसके बाद जाके फिर इसके साथ भिड़ गया, इसके साथ भिड़ा, कोलिजन हुआ, फिर आगे गया तो इसके साथ फिर से कोलाइड कर गया। तो ये जो दो सक्सेसिव कोलिजन है, सक्सेसिव यानी कि एक के बाद दूसरा, तो जो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में टाइम डिफरेंस होता है कि इन दोनों कोलिजन होने के बीच में कितना टाइम इंटरवल था, उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। बीच में रिलैक्स करने का उसको कितना टाइम मिला, क्योंकि वापस से जाके तो बेचारा फिर से भिड़ ही गया है ना, फिर से कोलिजन हो गया उसका। तो बीच में रिलैक्स करने के लिए उसको कितना टाइम मिला, उसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ठीक है, फिर है मीन फ्री पाथ। तो ये होता है डिस्टेंस, यानी कि दो सक्सेसिव कोलिजन जब इसके हुए तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। मान लो ऐसा होगा कि ये है, दूसरा आयन यहां जाके, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, फिर ये यहां जाके, तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, यानी कि यहां से यहां जब ये गया तो कितना डिफरेंस है, कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, ये हमारा मीन फ्री पाथ कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। टाइम कितना लग रहा है दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, वो हो गया रिलैक्सेशन टाइम। डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल करा, वो हो गया मीन फ्री पाथ। ठीक है, यहां पे देखो दो चीजें हमने लिखी हुई हैं, ये है हायर ईपीई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये है लोअर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा क्यों? देखो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में हमने अप्लाई किया होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही तो ये एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करने लग गए थे ना। तो यहाँ पे जैसे ही आपने बैटरी लगाई तो इनके पास ज्यादा एनर्जी थी, क्योंकि यहीं पर से इलेक्ट्रॉन ने मूव करना शुरू करा, तो यहाँ पे इनके पास ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, बट जैसे जैसे ये आगे गए तो क्या हुआ, तो यहाँ पे पहुंच गए, तो यहाँ पे कोलिजन कितने बारी हो गए होंगे ना, कभी इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया, कोलिजन हो गए, तो इनकी एनर्जी भी क्या हो गई, कम ना।
तो यहाँ पे इसीलिए लोअर ईपीई है। समझ में आया? जैसे आप पढ़ने बैठते हो तो आप बहुत एनर्जेटिक होते हो, जैसे 1 घंटा होता है यार एक रील देख लूं, 2 रील देख लूं, है ना, कुछ बात कर लूं दोस्त से, तो एनर्जी कम हो गई ना। पहले जोश बहुत ज्यादा था कि यार अब तो पढ़ेंगे, तो वैसे ही है। पर धीरे धीरे क्या हुआ, डिस्ट्रैक्शन आने लग गए, कोलिजन्स हो गए, तो एनर्जी कम हो गई। ठीक है, तो बेसिक बातें हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो ये हमारा बेसिक सा डायग्राम है कि ये मेरे लैटिस आयन होते हैं और इसके बाहर क्या बैठे होते हैं, हमारे ये फ्री इलेक्ट्रॉन बैठे होते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने कहा था डिटेल में देखेंगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आ गया होगा ना कि क्या हुआ। पहले तो रैंडम मोशन था, एवरेज वेलोसिटी 0 थी हमारे इलेक्ट्रॉन्स की, पर क्या हुआ, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग गए एक सर्टेन डायरेक्शन में जो कि ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जिस वेलोसिटी के साथ ये मूव करने लग गए उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। वीडी से इसको हम डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड, इतनी कम इसकी वेलोसिटी होती है। ठीक है, आप जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी, और यहाँ पे एक रिलेशन है, एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अभी हम डिराइव भी करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे ना, तो वीडी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई होता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ने लगेगी। ठीक है जी, चलिए, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट ड्यू टू देयर रैंडम मोशन। हमने कहा रैंडम मोशन अगर है तो उस केस में तो कोई करंट जनरेट ही नहीं होगा ना। आपने भले ही बाहर बैटरी नहीं भी लगाई है तभी भी उनका रैंडम मोशन हो रहा है, उससे कोई करंट जनरेट नहीं होगा। जब ड्रिफ्ट मोशन होगा, यानी कि जब आप बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, तभी उसी केस में क्या होगा, करंट हमारा फ्लो होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो रिलेशनशिप है यहाँ पे से आप डायरेक्टली देख सकते हो, वीडी क्या है, ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वीडी क्या है, हमारे टाउ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये दो रिलेशन काफी ज्यादा यूज होते हैं, एमसीक्यू यहाँ पर से आ सकते हैं। अब इसको हमने डिराइव कैसे करा वो देख लेते हैं। तो देखो हमारे पास फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू ई। हमने अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा है, Q क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, E इंटू ई भी लिख सकती हूँ। तो इतना फोर्स लग रहा होगा हर एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन पे। इस इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी है और कुछ एक्सेलरेशन के साथ ही मूव कर रहा है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है ना, तो यानी कि एक्सेलरेशन भी जनरेट होगा। तो m इंटू ए भी मैं लिख सकती हूँ। दोनों ही फोर्स किस पे लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे, तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए ना, तो ई इक्वल्स टू m इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट में था, पहले हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि एवरेज वेलोसिटी 0 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं रेस्ट पे थे, रेस्ट से मूव कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी हम लेते हैं 0। ठीक है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा 0 प्लस ए इंटू, यहाँ पे टाइम कौन सा आएगा, टाउ, जो कि है हमारा रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो v इक्वल्स टू क्या हो गया, a इंटू टाउ यहाँ पे हो गया। ठीक है, समझ में आया? अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ई इक्वल्स टू m इंटू, ये आ गया, ये वेलोसिटी कौन सी है, वेलोसिटी कौन सी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, तो a के जगह क्या आ जाएगा हमारा vd अपॉन टाउ। ठीक है, पुट कर दिया, तो vd क्या आ जाएगा, ई टाउ अपॉन m। आ गया ना फॉर्मूला, बस यही वाला हमको देखना था। तो यहाँ पे से मुझे पता चल रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, उतना ही ज्यादा करंट भी यहाँ पे जनरेट होगा। ठीक है, टाउ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम होगा उतनी ही ज्यादा यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी होगी। ठीक है जी, समझ में आ गया? चलिए अब आ जाते हैं करंट डेंसिटी पे। करंट डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, मैंने कहा था ना अभी मैं करंट को किन्हीं दो चीजों के डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखूंगी, यही है वो। ठीक है, पहले समझो करंट डेंसिटी क्या है, डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं अभी रटनी है, बस समझो। जब मैं आपसे कहती हूँ कि किसी चीज की डेंसिटी ज्यादा है तो आप उससे क्या समझते हो, जैसे हमने ऑप्टिक्स में भी पढ़ा हुआ है, हम कहते हैं रेयर मीडियम से डेंस में जा रही है, तो कहीं ना कहीं डेंस में क्या है, पार्टिकल्स नजदीक नजदीक है ना, यानी कि हमारी कम वॉल्यूम में या फिर हम कहें सेम वॉल्यूम में ज्यादा पार्टिकल्स आ गए तो हमने कहा इसकी डेंसिटी ज्यादा है। अगर सेम वॉल्यूम में हमारे पास कम पार्टिकल्स होंगे तो हम कहते हैं ये घना नहीं है, ये डेंस नहीं है। जंगल की बात करें, हम कहते हैं घना जंगल है, यानी कि वहां पेड़ बहुत ज्यादा है, एरिया उतना ही है, पेड़ बहुत ज्यादा है वहां पे, है ना, तो वो ही करंट डेंसिटी भी है। अगर मैं कोई कंडक्टर को कंसिडर कर रही हूं, ठीक है, तो अगर मेरे पास एरिया इतनी ही है, इससे कम करंट फ्लो होगा तो मैं कहूंगी करंट डेंसिटी कम है।
इससे अगर करंट ज्यादा फ्लो होगा तो मैं कहूंगी करंट डेंसिटी ज्यादा है, दैट इज इट। ठीक है, बस इतना ही है। करंट डेंसिटी को हम J से डिनोट करते हैं, दिस इज I अपॉन A, यानी कि मेरा कितना करंट फ्लो कर रहा है कितनी एरिया में। अगर सेम एरिया मैंने ली है और एक में करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है, एक में करंट कम फ्लो हो रहा है, तो जिसमें ज्यादा फ्लो हो रहा है उसकी करंट डेंसिटी ज्यादा होगी। बस इतना ही, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो I क्या हो जाता है, ये क्या है मेरा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या है मैंने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ा दिया है, वापस नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, J वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो करंट जो है, करंट डेंसिटी और एरिया के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल है। अब इनका जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो आपको पता है करंट क्या आ जाएगा, करंट एक स्केलर क्वांटिटी ही आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है ना, तो J A cos थीटा हो जाएगा। तो J कितना आ जाएगा, I अपॉन A cos थीटा। और cos थीटा कब आएगा आपको पता है, जब एक सर्टेन एंगल बन रहा होगा बिटवीन दिस J यानी कि करंट डेंसिटी एंड बिटवीन एरिया। एरिया वेक्टर क्या है मैंने आपको पढ़ा दिया था, अगर कोई भी ऐसी एरिया है तो उसके परपेंडिकुलर हमेशा एरिया वेक्टर होगा। अगर ये मेरी एरिया है तो इसके परपेंडिकुलर ही हमेशा एरिया वेक्टर होता है। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे क्या है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा वही डायरेक्शन करंट डेंसिटी की भी होगी। ठीक है, तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन भी यही है और ये एरिया कुछ इस तरीके से है ना, तो इसका एरिया वेक्टर भी यही को है, एन कैप। हमने कहा था ये यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखो, ये ही डायरेक्शन किसकी है, ये ही डायरेक्शन हमारे पास एरिया वेक्टर की भी है। सो दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया, 0 डिग्री। cos 0 क्या होता है 1, तो उस केस में क्या आ जाएगा, J इक्वल्स टू I बाय A। ठीक है, बट अगर ऐसा केस हो जाए कि एरिया ऐसे इंक्लाइंड है देखो, तो एरिया वेक्टर कहाँ को होगा, यहाँ को होगा, और करंट मेरा इधर को है तो J वेक्टर भी इधर को ही है, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा बन रहा है। तो उस केस में हमें ये वाला फॉर्मूला कंसिडर करना पड़ेगा। बस इसमें और कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं, और ये मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इसकी डायरेक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं, ये एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तभी तो मैंने J वेक्टर लिखा है। करंट को I वेक्टर नहीं लिख रही हूँ क्योंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये मेरे को स्केलर ही मिलेगा। ठीक है जी, चलिए यूनिट क्या हो जाएगी, एरिया। एरिया नीचे है ना, तो इसकी हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए जी, सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, अच्छे तरीके से समझो, रटनी नहीं है कोई चीजें। ठीक है, मोबिलिटी, अगर मैं आपसे कहूं कि यार ये चीज बहुत मोबाइल है, अब ये मत कहना कि फोन है। ठीक है, मोबाइल है, मोबाइल का मतलब क्या होता है कि इजिली मूव कर पा रही है। ठीक है, आप कहते हो ना कि यार मेरी फ्लेक्सिबिलिटी, मेरी मोबिलिटी, यही मतलब है कितना इजिली आप मूव कर पा रहे हो अपनी बॉडी को, या कितना इजिली कोई भी दूसरी चीज मूव कर पा रही है। जैसे ऑटोमोबाइल हम कहते हैं ना, ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल सेम है। ठीक है, तो मूव कर रहे हैं ना, बिकॉज वो तो अभी उनका नाम क्या है, ऑटोमोबाइल। तो यहाँ पे भी मोबिलिटी का मतलब क्या है, कोई चीज कितनी मोबाइल है, कितना इजिली मूव कर पा रही है। तो यानी कि यहाँ पे जब हम कंसिडर कर रहे हैं तो हम ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस को ही कंसिडर कर रहे होंगे। तो जो भी मेरे चार्जेस हैं वो कितना इजिली फ्लो कर पा रहे हैं, उसी को हम उसकी मोबिलिटी कह देते हैं। ठीक है, सो मोबिलिटी टेल्स अस हाउ इजिली चार्ज कैरियर्स, जैसे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कोई पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, कितना इजिली वो मूव करते हैं जब हम कंडक्टर को किस में रख देते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। ठीक है, अब इसकी एक डेफिनेशन भी होगी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला भी होगा, क्या होता है, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, दिस इज VD बाई E, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की अपॉन जो भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा है। ठीक है, तो अगर आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा कर दी तो यानी कि वो इजिली मूव कर पा रहा है ना। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी बढ़ जा रही है तो हम कहेंगे कि वो इजिली मूव कर पा रहा है, मोबाइल है ना। तो मोबिलिटी क्या है, इट इज द रेशियो बिटवीन दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैंने अप्लाई करा है तो कितनी मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल रही है। अगर ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गई तो ऑब्वियसली मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए जी, अब यहाँ पे देखो VD का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी जस्ट, क्या था, E टाउ बाय M। तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं E टाउ बाय M, तो देखो क्या होगा, E से E कट जाएगा ना, E से E कट गया, यानी कि कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूँ जो म्यू है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना। म्यू जो मोबिलिटी है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पे तो देखो फॉर्मूला में वो कट गई। ठीक है, तो यहाँ पे से देखो एक क्वेश्चन भी आता है, मैं क्वेश्चन आपको शो करती हूँ। दिस इज द क्वेश्चन, हाउ डज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर चेंज। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने अप्लाई करा है उसको मैं डबल कर दूं, ठीक है, कीपिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट,
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है ना, E इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई डी। अब यहाँ पे E ही नहीं है, फॉर्मूला में क्या मुझे E दिखा, नहीं, तो V भी नहीं है। तो यानी कि जो ये म्यू है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप अप्लाई कर रहे हो उस पर डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप चाहे डबल कर दो चाहे आप हाफ कर दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन दी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के रिलेशन पे। अब ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे तरीके से आप लोगों को सुनना है, ठीक है। ओके, तो देखो हमने कहा करंट क्या होता है, करंट होता है Q बाई टी, ठीक है, करंट होता है Q बाई टी। अब हमारे पास Q का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, कितना होता है N इंटू ई, पर यहाँ पे इसके साथ मैं V को भी मल्टीप्लाई करा देती हूँ, और यहाँ पे जो N है ना वो क्या है, दिस इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट अगर मैंने वॉल्यूम ली है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर डेंसिटी है, जैसे करंट डेंसिटी थी वैसे ही हमने नंबर डेंसिटी ली है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे V वॉल्यूम से मल्टीप्लाई भी करा दिया है, और V को हम यूनिट ही कंसिडर कर रहे हैं, तो हमने लिया क्यों है, हमारा रिलेशन डिराइव करने के लिए ये हमने ले रखा है, ठीक है जी। ओके, अब वॉल्यूम क्या होती है, A इंटू डी, इसको मैं लिख सकती हूँ। वॉल्यूम क्या होती है जनरली, LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। इसको मैं एरिया लिख सकती हूँ, तो एरिया लिख दिया, इंटू हाइट को मैं कोई भी डिस्टेंस ले सकती हूँ, तो मैंने ये D डिस्टेंस ले लिया। तो मैंने इसमें करा क्या, देखो मैंने एक कंडक्टर लिया है, ठीक है, ये मेरा कंडक्टर है, इसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। इस कंडक्टर की लेंथ मैंने D ले ली है, ठीक है, और करंट कितना फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है, तो D क्या है, D क्या है, कंडक्टर की लेंथ है, ठीक है। तो ये चीज मेरे पास आ गई। अब मुझे ये टाइम भी तो यहाँ पे निकालना है, ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालें, तो मेरे पास स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो स्पीड वेलोसिटी कितनी है, हमने कहा VD है, डिस्टेंस उसको कितना ट्रैवल करना पड़ा, D डिस्टेंस ना, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से मूव करेगा और यहां पे तक आएगा, तो यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा, तो डिस्टेंस हमने कहा उसने D ट्रैवल करा, ठीक है जी। ओके, और यहाँ पे आ गया टाइम, तो टाइम क्या है, D अपॉन VD है, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में सब कुछ पुट कर देती हूँ, NE इंटू A इंटू D अपॉन D अपॉन VD। अब ये VD ऊपर चला जाएगा, D से D कट जाएगा, तो कितना आ गया, ANE VD आ गया ना, तो बस यही तो डिराइव करना था, यही रिलेशनशिप है, I इक्वल्स टू ANE VD, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज मैं कर सकती हूँ, देखो क्या कर सकती हूँ, I अपॉन A मैंने ले लिया और ये NE VD आ गया, I अपॉन A अभी तो पढ़ा क्या होती है, करंट डेंसिटी, तो J इक्वल्स टू क्या आ गया, NE VD, ठीक है। तो ये दो रिलेशनशिप मैंने यहाँ पे आपको शो कर दिए हैं, दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि यू हैव टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक और क्वेश्चन है, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, हाउ इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलेटेड टू रिलैक्सेशन टाइम। तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं इनका क्या होता है, यहाँ पे इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला मेंशन कर देना और बता देना कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्ट करना, हमने अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ा, कुछ अपोज कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है कुछ रास्ते में, तो जो हमारा करंट है वो फ्लो करना चाह रहा है पर करंट फ्लो होने नहीं दे रही कोई चीज, तो वो जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की, किसी भी डिवाइस की, उसको हम रेजिस्टेंस कह देते हैं। और हमने अभी पढ़ लिया रेजिस्टेंस किस वजह से हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन हो रहा है विद द लैटिस आयन, उस वजह से ये रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ओम्स लॉ से हमारा फॉर्मूला आता है R इक्वल्स टू V अपॉन I। तो ओम्स लॉ स्टेट क्या करता है, ओम्स लॉ स्टेट करता है कि जो भी आपने करंट फ्लो कराना है, ठीक है, तो जो भी करंट फ्लो होगा थ्रू एनी कंडक्टर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितना भी आप पोटेंशियल लगाओगे, जितना ज्यादा पोटेंशियल आप लगाओगे उतना ज्यादा ही करंट उसके थ्रू फ्लो होगा, ठीक है। एक्चुअल में तो ये भी चीज एप्लीकेबल होती है, ये भी होती है, ठीक है। कई बुक्स में मेंशन्ड होता है कि जो हमारा पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली हमारे करंट पे, कई बुक्स में ऐसी चीज मेंशन रहती है, दोनों ही सही है, क्योंकि करंट भी पोटेंशियल पे डिपेंड करता है और पोटेंशियल भी हमारा करंट पे
डिपेंड करता है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं चीजें, ठीक है। तो दोनों ही करेक्ट है, बट ज्यादा एक्सेप्टेबल मेरे अकॉर्डिंग ये वाला है, तो ये वाला आप मेंशन कर देना। ओम्स लॉ अगर पूछा जाएगा कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को कंसिडर करते हैं, उसकी जो भी फिजिकल कंडीशंस हैं, जो भी टेम्परेचर वगैरह है वो हमने कांस्टेंट करा हुआ है, तो उस कंडक्टर के थ्रू जो भी करंट फ्लो होगा वो डिपेंड करेगा कि हम उस कंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल लगा रहे हैं, ठीक है। सो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहाँ पे से क्या आ जाता है, V इक्वल्स टू I R आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे से R क्या आ गया, रेजिस्टेंस क्या आ गया, V अपॉन I, ठीक है। तो ओम्स लॉ तभी एप्लीकेबल है जब टेम्परेचर, जितनी भी फिजिकल स्टेट है, कंडीशंस हैं, वो कांस्टेंट है, ठीक है, और मटेरियल सेम हो। मटेरियल एक ही, तो मैं बात करूंगी ऑब्वियसली अगर मैं एक ही कंडक्टर की बात कर रही हूं, सो मटेरियल विल रिमेन द सेम, ठीक है। ओम्स लॉ जो सेमीकंडक्टर्स हैं, डायोड्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। यहाँ पे ओम्स लॉ का ग्राफ क्या बनता है, देखो अगर ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन बनने का मतलब क्या है, यही तो हमको बता रहा है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, डायरेक्टली, तो विच मीन स्ट्रेट लाइन आएगी। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती, ये हम पढ़ेंगे, इसके IV कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेमीकंडक्टर्स में, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे लीनियरली ये बढ़ता नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, या तो ये ऐसी बनेगी या ये ऐसी बनेगी, ठीक है, या अगर हम इस साइड पे देखेंगे तो इस तरीके से बनेगा। ये सब IV कैरेक्टरिस्टिक्स हम सेमीकंडक्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन नहीं आती है तो इनको हम नॉन ओमिक डिवाइसेस कह देते हैं। जहां भी I और V के बीच में ग्राफ बन रहा है, स्ट्रेट लाइन है, तो वो एक ओमिक डिवाइस होगा, ओमिक रेजिस्टर होगा, क्योंकि वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये बेसिक सी बातें हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है हम लोगों को समझ में आ गया है। अब जो रेजिस्टेंस है किसी भी मटेरियल का, किसी भी कंडक्टर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। जितनी ज्यादा लेंथ उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस, क्योंकि उतने ज्यादा कोलिजन्स होंगे रास्ते में, ठीक है। और वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया कम है तो रेजिस्टेंस हमारी ज्यादा होगी, क्योंकि उसको सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है ना। एरिया अगर बड़ी है तो फ्री पाथ है, कहीं से भी मूव कर सकता है ना। तो उस केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर एरिया ज्यादा है तो, एरिया कम है तो रास्ता अच्छे से नहीं मिल पाया, बेचारे को ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन करूंगी तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A आ जाएगा। तो R इक्वल्स टू, प्रोपोर्शन का साइन हटता है, एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट यहाँ पे रो होता है। और ये रो क्या है, इसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, या फिर इसी को आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हो। और ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे ये डिपेंड करती है, ठीक है। ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, एरिया पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर और मटेरियल पे ये डिपेंड करती है। इवन रेजिस्टेंस भी हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। टेम्परेचर को अगर आप बढ़ा देते हो ना तो रेजिस्टेंस यूजुअली बढ़ती है, किसी केस में घटती भी है, जैसे कि सेमीकंडक्टर के केस में, वो हम सेमीकंडक्टर में ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ, एरिया किसी पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ टेम्परेचर पे और मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो अगर आपको दो अलग अलग वायर्स गिवन है जिनकी लेंथ अलग है, एरिया अलग है, दोनों में क्या चीज सेम रहेगी, रेजिस्टिविटी, यानी कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे सेम रहेगी, ठीक है। तो जैसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, सबसे पहला आया हुआ है कंडक्टिविटी क्या है और इसकी यूनिट लिखो। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, देखो रेजिस्टिविटी हमने पढ़ी ना, रेजिस्टिविटी मैंने कहा एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। अगेन ये प्रॉपर्टी क्या कर रही है, ये प्रॉपर्टी फ्लो नहीं होने दे रही है करंट को, ठीक है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन कहीं ना कहीं ये क्रिएट कर रही है, ये वाली प्रॉपर्टी। अब अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूंगी ना तो कंडक्टिविटी इसकी जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी। तो इसको हम सिग्मा से शो करते हैं, एंड दिस इज 1/ρ, यानी कि रेजिस्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है। तो कंडक्टिविटी हमें बताएगी कि कितना इजीली करंट जो है फ्लो कर सकता है, ठीक है। बस इतना सा ही डिफरेंस है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो R इक्वल्स टू रो इंटू L/A है, इसका रेसिप्रोकल अगर मैं कर दूं दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, 1/R इक्वल्स टू 1/ρ इंटू A/L, ठीक है। तो 1/R इसको हम क्या कहते हैं, G, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है ना, तो 1/R हो जाती है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब क्या होगा, वही वो प्रॉपर्टी जो करंट को इजीली फ्लो होने दे रही है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं ला रही है, ठीक है। सो G इज इक्वल टू 1/ρ क्या है, हमने कहा सिग्मा है, इनटू क्या हो जाएगा A/L। तो ये फॉर्मूला यहां पर से आ गया किसका, हमारे कंडक्टेंस का, ठीक है। तो ये कंडक्टेंस है, ये हमारी कंडक्टिविटी है, ये एरिया और ये लेंथ है।
ठीक है, तो ये चीजें आई होप आपको समझ में आई। अब यूनिट क्या होगी, देखो यूनिट कैसे लिखेंगे, तो इधर पे ही बता देती हूँ। रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर इंटू ए बाय एल हो जाएगा ना। तो इसकी क्या होती है, ओम होती है, ठीक है। आर की यूनिट या तो वोल्ट पर एम्पियर होती है या इसको सिंपली हम ओम लिखते हैं, ठीक है। ओम इंटू ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, एरिया है क्योंकि नीचे आ गया, मीटर कट गया, ये हो गया ओम इंटू मीटर। तो अगर मैं सिग्मा की बात करूं, कंडक्टिविटी की बात करूं, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो 1 अपॉन रो है ना, तो 1 अपॉन ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, सॉरी 1 अपॉन क्यों हो जाएगा, ऊपर ही चला जाएगा ना, 1 अपॉन ओम मीटर हो गया, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या बना रही हूं मैं, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। तो इसको हम मोह भी कहते हैं, ठीक है, या फिर इसी को हम सीमेंस भी कह देते हैं। तो ये सीमेंस पर मीटर हो जाएगा, अलग अलग यूनिट हो सकती है, सीमेंस पर मीटर भी होती है, इसी को हम मोह भी कह देते हैं, या इसी को हम ओम इनवर्स भी कह देते हैं, सब सेम ही बात है, ठीक है। चलो, तो आई होप यार ये सब समझ में आ गया होगा। तो रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, रेजिस्टिविटी मैंने आपको बता दी, उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इट इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखो 1 अपॉन ओम इनवर्स, तो मैंने कहा इसको आप ओम इनवर्स, सॉरी फिर से 1 अपॉन ओम इनवर्स, 1 अपॉन ओम, ठीक है। तो इसको मैं ओम इनवर्स भी लिख सकती हूँ, इसको मैं मोह भी लिख सकती हूँ, इसी को मैं सीमेंस भी लिख सकती हूँ, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं ओम्स लॉ पे, जो कि हम पढ़ ही चुके हैं, ये भी देख चुके हैं। ओम्स लॉ के डेरिवेशन पे आ जाते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर से बहुत सारे आपके सवाल बन सकते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन भी यहां पर से आ सकते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना, तो आप उनको इजिली आंसर कर दोगे। तो देखो मैंने अभी तक ये चीजें तो आपको बता ही दी है ना, कि हमारे पास फोर्स कितना लग रहा था, हमने कहा E इंटू ई, और M इंटू ए भी फोर्स लग रहा है, दोनों इक्वल है, तो यहां पर से एक्सेलरेशन कितना आ गया, E बाय एम। E इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई डी, तो ये क्या आ जाएगा, V बाई डी, तो E V बाई एम डी, ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। सेम हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारी VD की वैल्यू ये आ गई, ठीक है जी। अब I इक्वल्स टू ए एन ई वी डी हमने पढ़ा था रिलेशनशिप, तो VD के जगह पे मैं ये पुट कर दूंगी, ठीक है। तो VD के जगह पे हमने ये पुट कर दिया, तो मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ गया, देखो E स्क्वायर हो जाएगा ये V टाउ अपॉन एम डी। अब यहां पे से मैं क्या कर रही हूं, देखो यहां पे से हम V अपॉन आई निकाल रहे हैं। अगर मैं V अपॉन आई निकालूंगी तो ये नीचे आ जाएगा, ये चीज इधर चली जाएगी ना, तो ये हो गया एम डी अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ। ये क्या है, ये कुछ नहीं है, दिस इज आर, दिस इज दी रेजिस्टेंस। और यहां पे से मुझे साफ साफ एक चीज पता चल रही है, देखो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, और D क्या थी याद है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A क्या थी, क्रॉस सेक्शनल एरिया थी। तो यहां पर से मुझे पता चल गया कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, ठीक है। तो ये मेरा ओम्स लॉ यहां पर से डिराइव हो गया। बट ये जो ओम्स लॉ है ना, ये है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। अभी जब मैंने आपको रेजिस्टिविटी दिखाई थी ना, तो कुछ चीज मैंने मिस कर दी, ये चीज नहीं मैंने आपको बताई, क्योंकि अब मैं बताऊंगी। अभी हम पढ़ेंगे इसको कि ये फॉर्मूला जो मैंने अलग से लिखे थे, ये फॉर्मूला आखिरकार क्या है, कैसे आए और ये होते क्या है, ठीक है जी। तो इधर पे आ जाओ, देखो यहां पे हमने क्या करा, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया, इसको मैं नीचे ले आई, तो ये बन गया V बाय डी, ठीक है। इसको मैंने ऊपर भेज दिया, तो ये बन गया I बाय ए। बाकी जो भी बचा है वो मैंने अलग से यहां पे लिख दिया है। ये होता है हमारे पास रो, और रो क्या थी, हमारी रेजिस्टिविटी थी। और हमने कहा रेजिस्टिविटी मटेरियल स्पेसिफिक होती है, यानी कि वो लेंथ एरिया किसी पे डिपेंड नहीं करती, और मुझे यहाँ पे से साफ साफ दिख रहा है लेंथ एरिया पे ये तो डिपेंड नहीं कर रही है। तो देखो जब हम एक कंडक्टर को एज अ होल देखते हैं ना, तो हमारा ओम्स लॉ बनता है R इक्वल्स टू V अपॉन आई, क्योंकि हम सारे इलेक्ट्रॉन्स के बेसिकली कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं, जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है हम उसको देख रहे हैं। पर जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं, अंदर जाते हैं कंडक्टर के, कि अंदर क्या हो रहा है, हमने कहा ये जो करंट फ्लो हो रहा है किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो अब हम इलेक्ट्रॉन के पास पहुंच गए हैं कि इलेक्ट्रॉन में क्या चीज हो रही है। V बाई डी क्या होता है, E इलेक्ट्रिक फील्ड, I बाय ए, J हमने कहा करंट डेंसिटी, इनटू हो गया रो जो कि है रेजिस्टिविटी। तो क्या होता है, हमने जैसे ही क्या करा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जैसे ही अप्लाई करा, तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करने लग जा रहे हैं ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वजह से करंट जनरेट हुआ।
पर हम वहां पे करंट डेंसिटी को कंसिडर करते हैं, सिर्फ करंट को नहीं, करंट डेंसिटी को हम कंडक्टर के अंदर जब हम जा रहे हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम करंट डेंसिटी को कंसिडर कर रहे हैं। और हम सिर्फ रेजिस्टिविटी को ले रहे हैं क्योंकि रेजिस्टिविटी ही ऐसी चीज है जो मटेरियल स्पेसिफिक है, जो कि डिपेंड नहीं कर रही है लेंथ और एरिया पे। लेंथ और एरिया की जब मैं बात करूंगी तब तो मैं मैक्रोस्कोपिक बड़े लेवल पे पहुंच गई ना, जब मैं छोटे लेवल की बात कर रही हूं तो हम सिर्फ रेजिस्टिविटी को कंसिडर करेंगे। तो ये भी क्या है मेरा, दिस इज ऑल्सो ओम्स लॉ ओनली, ओम्स लॉ ही है ये, पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक है, दिस इज एट दी माइक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे से E इक्वल्स टू J इंटू रो, तो यहाँ पे से बताओ रो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम E बाय J, यानी कि यही तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, देखो जो रेजिस्टिविटी है हमारे पास दैट इज द रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी, सो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर, ये तो करंट डेंसिटी है, ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसकी बात करूं सो इट इज द रेशियो बिटवीन E एंड J, करंट डेंसिटी तो पढ़ चुके हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर देखो मुझे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत है छोटी करंट डेंसिटी के लिए, ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत है छोटी करंट डेंसिटी के लिए, तो रेजिस्टिविटी ज्यादा है। लॉजिकली समझो, अगर आपको ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ रहा है और करंट आपको छोटा सा मिल रहा है, करंट आपको छोटा सा मिल रहा है, तो विच मीन्स उसमें कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी। कंडक्टिविटी अच्छी नहीं है तो क्या अच्छी है, रेजिस्टिविटी अच्छी है ना, तो हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कम लगाना पड़ रहा है और करंट बढ़िया मिल रहा है, तो यानी कि बहुत बढ़िया कंडक्टर है, कंडक्टिविटी अच्छे से हो रही है, करंट इजीली फ्लो हो रहा है, तो यानी कि उस केस में रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो ये सब चीजें लॉजिकल है, ठीक है। E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रो इंटू J यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी। जो चीज मैंने आपको बताई वही यहाँ पे भी मेंशन कर रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, ठीक है। जो कोलिजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन के बीच में, उसी की वजह से क्या आई, हमने कहा उसी की वजह से रेजिस्टेंस आई। और जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं तो हमने कहा हम रो की बात कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। उसके बाद V इक्वल्स टू आई आर, तो हमारा मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हो गया, V के जगह E आ गया, I के जगह J आ गया, R की जगह रो आ गया, ये हमारा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म हो गया। यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को अंदर कंडक्टर के अंदर जाके चेक कर रहे हैं कि ओम्स लॉ आखिरकार क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू रो क्या होता है 1 अपॉन सिग्मा, तो अगर मैं 1 अपॉन सिग्मा लिख दूं इसको, तो सिग्मा क्या हो जाएगा मुझे बताओ, सिग्मा हो जाएगा J बाई E, है ना, इसका रेसिप्रोकल ही तो हो जाएगा। तो J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू E भी इसको मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। तो जो भी चीज आपसे पूछी जाएगी ना उसका फॉर्मूला आप इजिली निकाल सकते हो खुद से भी, अगर आपको ये वाली चीज याद है, ये वाली चीज समझ में आ गई तो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये भी मैंने जस्ट अभी आपको दिखा दिया। तो देखो इस केस में सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा 1 अपॉन रो, रो क्या था मेरा अभी m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, तो सिग्मा क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यानी कि एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन m हो गया। तो ये सब चीजें रिलेटेड हैं, आप लोग इजिली इनको समझ सकते हो। अब आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस। टेम्परेचर बढ़ाने पे मैंने कहा इन जनरल हमारे पास रेजिस्टेंस बढ़ेगी, सेमीकंडक्टर्स को छोड़ दो वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ रेजिस्टर्स जो हमारे कंडक्टर्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा दे रही हूं तो रेजिस्टेंस या फिर जो रेजिस्टिविटी है वो हर केस में बढ़ क्यों रही है, क्योंकि हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा ये वाला रो का, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, है ना। रो क्या आ गया, क्या था, रो था m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। तो यहां पर से रो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। टाउ क्या था, रिलैक्सेशन टाइम। अगर रिलैक्सेशन टाइम मेरे पास ज्यादा है ना, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, कोलिजन्स के बीच में जितना भी टाइम लग रहा है, तो अगर कोलिजन्स के बीच में टाइम ज्यादा है तो विच मीन्स रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि वो इजिली फ्लो कर पा रहा है ना। अगर बार बार कोलाइड करते ही जा रहा है तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। बार बार कोलाइड कर रहा है, जल्दी जल्दी अगर कोलाइड कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, जल्दी जल्दी कोलाइड कर रहा है तो मेरे पास टाउ कम होगा उस केस में। अगर ये बार बार कोलाइड करे जा रहा है तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, तो यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। अब टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारे पास ये टाउ बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारे पास जो रिलैक्सेशन टाइम है वो बढ़ जाता है,
ठीक है, सॉरी बढ़ेगा नहीं, सो सॉरी, ये है ना। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूं तो इसकी वैल्यू घट जाती है, ठीक है। तो यानी कि ये वैल्यू मेरे पास बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर बढ़ाने पे ये मेरे पास घट क्यों रहा है ये समझो। अगर जैसे मैं पानी को उबालती हूँ, तो पानी को जब मैं उबालती हूँ तो मैं देखती हूँ ना कि जो भी मेरे पार्टिकल्स हैं वो जल्दी 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 ऐसे मूव कर रहे हैं, है ना, यानी कि कोलिजन्स जल्दी जल्दी हो रहे हैं। तो सेम इलेक्ट्रॉन्स को भी पार्टिकल्स ही समझो हैं, तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स ही। तो यहाँ पे भी क्या होता है, जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जल्दी जल्दी रैपिडली मूव करेंगे, जिसकी वजह से कोलिजन ज्यादा होंगे, कोलिजन ज्यादा होंगे। सो ये जो रिलैक्सेशन टाइम है कम हो गया। रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हो गया तो मेरे पास रो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। रो बढ़ गया यानी कि रेजिस्टिविटी बढ़ गई, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। समझ में आ गया? बीच में शायद मैं जोन आउट हो गई, मैंने कुछ और बोल दिया, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ये चीज है, वापस से एक बारी बता देती हूँ। जैसे ही हम क्या करेंगे, टाउ की वैल्यू बढ़ा देंगे तो ये घट जाएगी, अगर इसकी वैल्यू कम कर देंगे तो ये बढ़ जाएगी, ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो जा रहा है, जो हमारे पास कोलिजन्स हैं वो ज्यादा होंगे, क्योंकि पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव करेंगे ना, तो कोलिजन्स जल्दी जल्दी होंगे। कोलिजन्स अगर जल्दी हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन यहां टकराया, सीधे जाके यहां टकरा गया, तो जो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्स करने के लिए उसको जो टाइम चाहिए था वो कम हो गया ना, तो वो कम हो जाएगा, तो हमारे पास रो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे। अब इसी का जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सिग्मा। सिग्मा क्या था, कंडक्टिविटी। अगर ये बढ़ गई मेरे पास, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये बढ़ गई तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स के केस में अलग होता है, क्योंकि वहां पे हम बैंड थ्योरी पढ़ते हैं। उस केस में जब मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूँ तो जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे वैलेंस बैंड में होते हैं ना, उनको इनफ एनर्जी मिल जाती है कि वो हमारे कंडक्शन बैंड में इजिली जा सके, जिसकी वजह से वहां पे अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूं तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, यानी कि वहां पे रेजिस्टिविटी हमारी कम हो जाती है, ठीक है। तो वो सब हम सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है। तो पहले हम पावर पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पावर क्या होती है हमारे पास, E बाई टी। E बाई टी क्या होता है, E है इलेक्ट्रिक एनर्जी। एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की जब मैं बात करूंगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली हमारे डिवाइसेस में है, जिनके थ्रू भी करंट फ्लो हो रहा है उनमें है, ठीक है। सो ये जो एनर्जी है किस रेट से आखिरकार खर्च हो रही है, ठीक है, कितने टाइम में कितनी एनर्जी खर्च हो रही है, वही क्या है, पावर। किसी भी डिवाइस की पावर को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं। और एनर्जी क्या है, कितनी एनर्जी यूज कर रहा है कोई भी डिवाइस, ठीक है। जब भी करंट उसके थ्रू फ्लो कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई। ये एनर्जी कितने टाइम में खर्च हो रही है, कम टाइम में हो रही है, ज्यादा टाइम में हो रही है, वो हमारी पावर होती है। तो अगर ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, है ना, कम टाइम में, अगर टाइम कम है तो पावर मेरे पास ज्यादा है यानी कि उसकी, ठीक है। अगर हमारे पास टाइम ज्यादा हो जाएगा, अगर टाइम बढ़ गया तो पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और पावर का एक और फॉर्मूला भी होता है विच इज W बाई टी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है वर्क और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है हमारे पास। अब वर्क को मैं निकालूंगी कैसे, तो हमने पढ़ा है V इक्वल्स टू W बाय Q होता है। V क्या है, पोटेंशियल है। सो यहाँ पे W कितना आ गया, देखो V इंटू Q आ गया, ठीक है जी, आ गया। अब ये ही वर्क डन तो एनर्जी में भी चेंज हो जाता है, हम कहते हैं, तो ये आ गया V इंटू Q। हमने पढ़ा I इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई T। तो Q कितना आ गया, यहाँ पे से IT, QT हो गया ये, है ना, QIT। तो ये हो गया हमारे पास E इक्वल्स टू VIT, ठीक है। E कितना आ गया, VIT आ गया। अब यहाँ पे हमने ओम्स लॉ भी पढ़ा है, R इक्वल्स टू V बाय I। तो यहाँ पे से आप वैल्यूज पुट भी कर सकते हो, जैसे V के बदले IR पुट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा I स्क्वायर RT, ठीक है। फिर आप I के जगह पे V बाय R भी पुट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन RT। अब हमने कहा पावर के केस में टाइम से डिवाइड कर दो, तो एनर्जीज तो मेरे पास ये सब आ गई ना, टाइम से डिवाइड कर दूंगी तो टाइम कट जाएगा, तो VI, वहां भी टाइम कट जाएगा I स्क्वायर R, यहां भी टाइम कट जाएगा V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। और ये है इलेक्ट्रिक हीट। हमने अभी पढ़ा इलेक्ट्रिक हीट क्यों डेवलप हो रही है, बिकॉज ऑफ दी रेजिस्टेंस, है ना। इवन करंट जितना ज्यादा फ्लो होगा उतनी ही ज्यादा हीट भी डेवलप होगी। तो H जो है करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT होता है, यानी कि I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इवन T के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टाइम बढ़ा दोगे, जितने ज्यादा टाइम तक आप किसी डिवाइस को ऑन रखते हो, आपने खुद भी नोट करा होगा, वो गर्म हो जाता है ना, जैसे बल्ब है, बहुत देर तक चला दिया, टच करोगे गर्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टाइम बढ़ गया तो हीट भी यहाँ पे बढ़ गई, ठीक है। इसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं।
ये हीट है तो इसकी यूनिट भी जूल है, एनर्जी की यूनिट भी जूल है, और पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। ठीक है, किलो वॉट भी हम इसको लिख सकते हैं, हॉर्स पावर भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अभी क्वेश्चन है, दो इलेक्ट्रिक बल्ब है P एंड Q, इनकी रेजिस्टेंस का रेशियो है 1:2। ठीक है, ओके तो यहाँ पे से R2 क्या आ जाएगा, 2R1 आ जाएगा, मे बी इसका कुछ यूज हो, देख लेते हैं। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ बैटरी, फाइंड द रेशियो ऑफ द पावर डिसिपेशन। ओके, P1/P2 हमें निकालना है। तो देखो सीरीज में जब भी कनेक्टेड होंगे ना, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, I2R। अगर पैरेलल होंगे तो हम मोस्टली ट्राई करते हैं कि V2/R लगाए, क्योंकि पैरेलल में V सेम रहता है और सीरीज में I सेम रहता है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा I2R1/I2R2। I मैंने सेम क्यों लिखा है, क्योंकि भैया सीरीज में है, दोनों से करंट सेम फ्लो होगा, तो ये कट जाएगा, तो ये कितना आ गया, R1/R2। तो यही रेशियो आ जाएगा, यानी कि पावर डिसिपेशन के बीच का। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो ये तो आपको पता है, मुझे वापस से बताने की जरूरत है नहीं। ये है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में जो करंट है हमारे पास वो सेम रहता है, पोटेंशियल यहाँ पे अलग अलग होता है। तो टोटल यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस की जब मैं बात करूंगी तो मैं सबको ऐड कर दूंगी। जब ये पैरेलल में होते हैं तो हमने कहा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास सेम है, करंट अलग अलग होगा। यहाँ पे से I1 जा रहा होगा, यहाँ I2, I3, I4 सो ऑन। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालती हूँ तो 1/R करके आता है ना, 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। ये चीज कैपेसिटर में पैरेलल में होती है और ये चीज कैपेसिटर में सीरीज में होती है। ये हमने पहले वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, देखो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स की जिनको मैंने पैरेलल में कनेक्ट करा है वो है x ओम। ठीक है, एक रेजिस्टर को निकाल दिया तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो y ओम हो गई है। तो जिस भी रेजिस्टर को आपने निकाला है ना, तो आपको बताना है कि उसकी वैल्यू क्या है। तो देखो सिंपल है, n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को मैंने पैरेलल में जोड़ा है, तो पैरेलल में फॉर्मूला तो मेरे पास यही वाला लगता है ना। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि कितनी है x है, तो 1/x हो गया। अब देखो 1/R1, 1/R2 सो ऑन, इन्होंने कहा कितने हैं, ये n नंबर है ना, तो 1/Rn मैंने लिख दिया। ठीक है, n नंबर है, मुझे नहीं पता कितना भी हो सकता है ये n। इन्होंने कहा एक निकाल दिया मैंने, एक कोई सा भी मैंने निकाल दिया मान लो। ठीक है, तो मान लो इसको निकाल देती हूँ तो कितनी हो गई, इफेक्टिव रेजिस्टेंस y हो गई, तो 1/y इसको मैं निकाल चुकी हूँ, इसको निकाल चुकी हूँ, तो 1/R2 प्लस 1/Rn है ना, इसको निकाल दिया मैंने। अब मैं क्या कर सकती हूँ, देखो ये जो है, ये आपको जो दिख रहा है ये ही वैल्यू तो कितनी है, ये है ना 1/y। तो क्या मैं यहाँ पे 1/y पुट कर सकती हूँ, बिल्कुल। तो 1/x इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/R1 प्लस 1/y। तो 1/R1 निकाल लो, यही हमने निकाल दिया था, यही जब निकाल दिया तभी तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इतनी हुई। तो बस इसकी डायरेक्ट वैल्यू मैं अब निकाल सकती हूँ, कैसे, 1/x माइनस 1/y विच वुड बी xy, y माइनस x। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई, xy अपॉन y माइनस x। ये ही बस हमको निकालना था। ठीक है, चलिए एमीटर क्या होता है तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसको, वैसे हम मैग्नेटिज्म वाले में डिटेल में पढ़ेंगे। तो एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करने के लिए यूज करा जाता है, हमेशा इसको सीरीज में जोड़ते हैं। इसकी जो रेजिस्टेंस होती है ना वो बिल्कुल 0 होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए। क्यों, ताकि मैक्सिमम जो करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है वो इसके थ्रू भी फ्लो करे, तभी जाके हमें एक्यूरेट रीडिंग मिल पाएगी। जबकि अगर मैं वोल्ट मीटर की बात करूंगी तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होनी चाहिए। क्यों, ताकि कोई भी करंट इसके थ्रू ना फ्लो कर जाए, क्योंकि अगर करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा ना तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप क्यों होता है, V इक्वल्स टू IR होता है ना। तो इसको मैंने पैरेलल में जोड़ा है, मान लो ये रेजिस्टर है, इसका मुझे पोटेंशियल निकालना है, इसके पैरेलल में मैंने ये वोल्ट मीटर जोड़ दिया। तो यहाँ पे अगर करंट इसके थ्रू भी फ्लो कर गया तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है और कुछ करंट भी फ्लो हो गया तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस में क्या ले लेती हूँ, इनफाइनाइट ले लेती हूँ, तो ताकि यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप ना हो सके। ठीक है, तो जो इसकी एक्चुअल पोटेंशियल की वैल्यू है वो इजिली फिर मैं कैलकुलेट कर पाती हूँ। ठीक है, तो इसकी रेजिस्टेंस अगर कोई आइडियल वोल्ट मीटर है वो कितनी होनी चाहिए, इनफाइनाइट, इसकी होनी चाहिए 0, ताकि मैक्सिमम करंट जो है वो फ्लो कर जाए। ठीक है,
यहाँ पे हम नहीं चाहते इसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो करे। ठीक है जी, समझ में आ गया। वोल्ट मीटर नाम से ही पता चल रहा है, वोल्ट है ना, किसकी यूनिट होती है, पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। एक आइडियल वोल्ट मीटर हम इवन पोटेंशियोमीटर को कहते हैं, बट पोटेंशियोमीटर अब हमारे सिलेबस में है नहीं तो हमको नहीं पढ़ना। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जो कि सिर्फ करंट की डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए या बहुत ही जो छोटा करंट होता है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज करा जाता है। ठीक है, इवन जो आइडियल गैल्वेनोमीटर है उसकी रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, सो दैट अगर छोटा सा भी करंट उसके थ्रू फ्लो कर जाए ना तो वो हमें बता दे, डिटेक्ट कर ले वो। ठीक है, तो हमें पता चल जाए कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, हम जब वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर तीनों ही डिस्कस कर रहे होंगे इन आर मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है हमारे सेल का। इलेक्ट्रिक सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक सेल होती क्या है, कैसे बनती है, वैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसको डिटेल में पढ़ा है, सेम चीज यहाँ पर भी है। तो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है, बीच में होता है इलेक्ट्रोलाइट जो कि एक एक्वस सोल्यूशन होता है, यूजुअली किसी भी सॉल्ट का वो हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जो करंट फ्लो होगा ना इलेक्ट्रॉन के थ्रू नहीं होगा, सेल के अंदर जो भी चीज मैं कहूंगी ना उसको हम इंटरनल सर्किट कहेंगे। ठीक है, इंटरनल सर्किट कहेंगे। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से है ही नहीं, किसकी वजह से है, वो आयन की वजह से है। क्योंकि यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कैथोड मेरे पास Cu है, जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, और ये Cu2+ में चेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना ये तो आउटर सर्किट से जाएंगे, बाहर देखो हमने एक लोड लगाया है, बाहर वाला ये आउटर सर्किट कहलाएगा, बस ये सेल के अंदर वाला इनर है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो आउटर सर्किट से जाएंगे, पर सर्किट जो इनर वाला है यानी कि जो सेल है उसके थ्रू क्या जाएगा, आयन जाएगा। ठीक है, तो आयन के फ्लो की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। किसमें, हमारे इलेक्ट्रिक सेल में। बहुत सारे इलेक्ट्रिक सेल अगर आप बना दोगे, जोड़ दोगे, तो उसको हम क्या कह देते हैं, एक बैटरी कह देते हैं। सेल का काम क्या है, जो हमारी केमिकल एनर्जी यहाँ पे डेवलप होती है ना, देखो केमिकल रिएक्शंस होंगी तो केमिकल एनर्जी डेवलप होगी, उसको चेंज कर देते हैं हम किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये करता क्या है, ईएमएफ प्रोवाइड करता है। अब ये ईएमएफ होता क्या है, ईएमएफ भी एक तरीके का ना पोटेंशियल ही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, पहले ईएमएफ बता देती हूँ। चलो, ईएमएफ भी एक तरीके का पोटेंशियल ही है, इसका फॉर्मूला भी W/Q ही होगा। ठीक है, पर यहाँ पे डिफरेंस ये आता है ना कि ईएमएफ में जो मैं काम लूंगी, जो वर्क डन है वो टोटल वर्क डन है। यानी कि देखो जो सर्किट की मैं बात कर रही हूं, मैंने कहा एक इंटरनल है एक एक्सटर्नल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्क डन मैं लूंगी ना इन मूविंग दिस यूनिट टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज हम कह सकते हैं इसको, इस केस में मैं पूरे सर्किट में उसको घुमाऊंगी, यानी कि इंटरनल सर्किट पे भी और एक्सटर्नल सर्किट पे भी। अगर कोई एक्सटर्नल सर्किट है ही नहीं तो हम सिर्फ इंटरनल की ही बात करेंगे, उस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी ईएमएफ के इक्वल आ जाएगा। तो आखिरकार ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है आप सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट को कंसिडर कर रहे हो, इंटरनल को नहीं, बैटरी को यहाँ पे आप कंसिडर नहीं कर रहे हो। देखो ये मेरी बैटरी है, इसका कुछ ईएमएफ है, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, कोई लोड लगा दिया। लोड बेसिकली आउटर सर्किट में लगाया हुआ एक रजिस्टर है। ठीक है, यहाँ पे आपने कोई लोड लगा दिया, तो इसके अराउंड जब आप वोल्टेज निकाल रहे हो, जब आप पोटेंशियल निकाल रहे हो, तो उसको आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह दोगे। ठीक है, यानी कि इसको मैं डिफाइन कैसे करूंगी, इसका फॉर्मूला भी W/Q है, बट यहाँ पे W एक्सटर्नल में कह दूंगी क्योंकि सिर्फ मैं एक्सटर्नल सर्किट को कंसिडर कर रही हूं। तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, जब मैं ईएमएफ की बात करती हूं तो मैं अगेन एक चार्ज को मूव करा रही हूं इंटरनल सर्किट पे भी, यानी कि सेल के अंदर भी, और एक्सटर्नल सर्किट पे भी, यानी कि बाहर भी। ठीक है, यानी कि इस लोड के थ्रू भी आप उसको मूव करा रहे हो, टोटल वर्क डन हम निकालते हैं। ठीक है, अब होता क्या है ना, ये जो मेरे पास सेल है ना, इस पे भी हम ऐसे ऐसे एक रेजिस्टर बना देते हैं। क्यों, ये होती है इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। अब भैया जैसे मैं कंडक्टर की एक बात कर रही थी ना, नॉर्मली जब मैं कंडक्टर की बात कर रही थी तो मैंने कहा जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है उनमें कोलिजन हो रहा है, उसकी वजह से रेजिस्टेंस आ रहा है। तो सेल में रेजिस्टेंस कैसे आएगा वो समझो। देखो सेल में क्या हुआ, हमारे पास आयन मूव कर रहे हैं, हमने कहा अब ये आयन मूव कर रहे हैं तो दूसरे आयन के साथ भी तो भिड़ेंगे, तो इनका कोलिजन दूसरे आयन के साथ होगा। जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है
इलेक्ट्रोलाइट में बेसिकली एक्वस सोल्यूशन है ना, तो पानी तो होगा, तो पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ भी ये भिड़ सकते हैं, या फिर कुछ इम्प्योरिटीज हो सकती हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट में, तो उन इम्प्योरिटीज के साथ ही भिड़ेंगे, तो कोलिजन तो इन आयन का भी होगा। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस डेवलप होगी वो किस वजह से होगी, कोलिजन की वजह से ही होगी, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के कोलिजन नहीं है, आयंस के कोलिजन है, ठीक है। तो उस वजह से इस सेल में इंटरनली यानी कि इंटरनल सर्किट पे ही एक रेजिस्टेंस आ जाती है, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कह देते हैं, दैट इज इट। और इसको हम इस तरीके से बना देंगे, देखो ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे बना देंगे, इसका मतलब है स्मॉल आर से इसको डिनोट करते हैं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। समझ में आ गया। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है किन किन बातों पे डिपेंड करती है। सबसे पहली बात, डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डी क्या है, डी है हमारे पास इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। ये जो दो इलेक्ट्रोड्स है मेरे पास, कैथोड और एनोड, इनके बीच के डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो इनकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो बेसिक बातें हम नॉर्मल वाले रेजिस्टेंस के लिए भी कहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं सिमिलर है ये वाली चीज, ठीक है, तो आपको समझने में डिफिकल्टी नहीं होगी। इसके अलावा ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोलाइट हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग वो है जिसमें कंप्लीट आयनाइजेशन हो गया, कंप्लीट आयनाइजेशन होगा तो आयन ज्यादा बनेंगे ना, आयन ज्यादा बनेंगे तो हमारे पास करंट ज्यादा फ्लो होगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी उस केस में, कम हो जाएगी। अगर मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा, कम आयन बने, कम आयन बने तो चार्ज कैरियर कम है ना, तो करंट कम फ्लो होगा, करंट कम फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे ये डिपेंड करती है। इसके अलावा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दोगे ना, तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये यहाँ पे कम हो जाती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कॉन्सेंट्रेशन पे ये इनवर्सली रिलेटेड है। क्यों, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। जैसे ही आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो नंबर ऑफ आयन बढ़ गए, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयन बढ़ गए। अगर नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी ना, हमने कहा ज्यादा आयन है तो ऑब्वियसली ज्यादा चार्ज कैरियर है, तो करंट ज्यादा बढ़ेगा, करंट बढ़ गया तो ये क्या हो गई बेचारी, इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो गई। तो इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्स रिलेशन पे ये है, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक पॉइंट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट सा लिखा है, इसको नोट कर लो, इसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ठीक है, इसको हम सिंपल भाषा में पोटेंशियल ड्रॉप कह सकते हैं। यानी कि ये जो मेरी सेल है ये तो अपना पूरा ईएमएफ प्रोवाइड करना चाह रही थी, मान लो इसका ईएमएफ 6 वोल्ट है, ये पूरा 6 वोल्ट प्रोवाइड करना चाह रही थी, पर क्या हुआ, क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल यहाँ पे भी लग जाएगा, खर्च हो जाएगा एक तरीके से समझो। तो इसकी वजह से क्या हो गया, V इक्वल्स टू आई आर होता है ना, तो ये जो I इंटू आर है, स्मॉल r यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया यहाँ पे, कहाँ पे, सेल के अंदर ही, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला भी क्या आता है, फॉर्मूला आता है E इक्वल्स टू V। V क्या है, जो आपने लोड लगाया है उसके थ्रू जो भी आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो, प्लस ये आ जाता है I इंटू आर। ये क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस दी बैटरी ओनली या फिर अक्रॉस दी सेल ओनली, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया, E इक्वल्स टू V प्लस आई आर। अगर हमारे पास करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, करंट अगर फ्लो ही नहीं कर रहा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो ना, तो उस केस में जो ईएमएफ है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आ जाता है। यूजुअली क्या है, देखो ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ड्रॉप हो जा रहा है ना। अगर करंट जीरो है तो ये आपस में इक्वल भी हो सकते हैं। सिर्फ एक ऐसा केस होता है जहां पे V बड़ा हो जाता है E से, वो होता है हमारे चार्जिंग का केस। अगर जो भी आपकी सेल है आपने उसको चार्ज पे लगा दिया तो बाहर से आपको ज्यादा एनर्जी देनी है ना, बाहर से एक तरीके से आपको ज्यादा पोटेंशियल देना है, तो उस केस में V क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V इक्वल्स टू E प्लस आई आर। तो न्यूमेरिकल में आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ सेल के लिए है। अगर उस सेल को आपने चार्ज पे लगा दिया तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। अगर करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि देखो
एक क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे आपको क्या क्या निकालना है, आपको ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है। ग्राफ बना है V और I के बीच में। यहाँ पे देखो जब मेरे पास V 4 वोल्ट है तो करंट है 1 एम्पियर, पर जब मेरे पास V 6 वोल्ट है तो देखो ये क्या है, Y एक्सिस। आपको पता है Y एक्सिस पे जो भी चीज हमारे पास आती है उसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे ना 0,6। Y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो यहाँ पे क्या है 0,6, यानी कि ये x कोऑर्डिनेट था ना, x कोऑर्डिनेट क्या है I, करंट। तो मेरे पास करंट कितना है 0, करंट 0 है तो हमारे पास E इक्वल्स टू V प्लस IR होता है ना। करंट 0 हो गया तो E इक्वल्स टू V आ गया, तो E कितना आ गया 6, ठीक है। फिर देखो, फिर हम दूसरी वाली कंडीशन का यूज करेंगे। इस केस में मुझे V 4 वोल्ट गिवन है और करंट कितना है 1 एम्पियर, तो मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है, तो सेम फॉर्मूला लगाऊंगी। E मैं निकाल चुकी हूँ ऑलरेडी, V ये है, I ये है, इंटू R, तो R कितना आ गया 2, और इसकी यूनिट क्या होगी, ओम ही होगी, तो 2 ओम मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल आई, ठीक है। चलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो 2 टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज और पैरेलल, हमको पता है। तो जैसे हमने कैपेसिटर का देखा है, हमने रेजिस्टर का देखा है, वैसे ही सेल का भी आ गया। तो सेल को जब मैंने सीरीज में जोड़ दिया, नोट करना यहाँ पे सेम सेल हमने सीरीज में लगाई है, यानी कि इनका ईएमएफ और इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, ठीक है। n नंबर ऑफ सेल्स मैंने ली है, तो टोटल ईएमएफ कितना होगा। सीरीज में क्या होता है, ईएमएफ क्या है, मैंने कहा पोटेंशियल ही तो है ना एक तरीके से। तो यहाँ पे हमने सीरीज में लगाया है तो इसकी E है, इसकी E है, ऐसे ही मेरे पास n नंबर है, तो कितना टोटल ईएमएफ आ जाएगा n इंटू ई। जैसे मान लो अगर 2 ही होते, E और E 3 होते मान लो, तो टोटल ईएमएफ कैसे मैं निकालती, मैं कहती है 3E हो जाएगा, 2 है तो 2E हो जाता। वैसे ही अगर n है तो कितना हो जाएगा, n इंटू ई टोटल ईएमएफ हो जाएगा। अब ये जो रेजिस्टेंसेस हैं ये भी तो कैसे हैं, सीरीज में है ना, सो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, n इंटू आर। अब ये n इंटू आर इस वाले बाहर वाले लोड के साथ भी तो क्या है, सीरीज में है ना, तो टोटल जो रेजिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, R प्लस एन आर आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ गई टोटल रेजिस्टेंस। करंट कैसे निकालते हैं, V अपॉन R करके, V क्या है, टोटल ईएमएफ है, तो टोटल ईएमएफ मेरे पास ये आ गया, टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास ये आ गई, पुट कर दिया। अब ये तो हमारा फॉर्मूला आ गया है करंट के लिए जब हमने मल्टीपल सेल्स को सीरीज में जोड़ा है। आइडियल कंडीशन क्या होती है पूछा जाता है, तो देखो हम 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो जब ये स्मॉल r बहुत बड़ा हो r से, तो आप क्या कर दोगे, r को निग्लेक्ट कर दोगे ना, r को छोड़ दोगे क्योंकि ये तो बहुत ही छोटा है, तो ये कितना आ जाएगा NE अपॉन NR। तो इस केस में कितना आ जाएगा, E बाय R, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो आपको करंट मिल रहा है वो कम मिलेगा। यहाँ पे अगर जो आउटर रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, इंटरनल रेजिस्टेंस थे, तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दो, छोड़ दो इसको छोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा, NE बाय R। यहाँ पे देखो करंट ज्यादा होगा, यहाँ पे तो सिर्फ E बाय R था, N की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है ना, तो ये वैल्यू अगर मान लो 3 है तो यहाँ की कंपैरिजन में यहाँ तो करंट 3 गुना हो गया ना। तो यानी कि सीरीज में आइडियल कंडीशन क्या होती है, जब हमारा जो आउटर रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा हो, उसी केस में हमें करंट जो है वो ज्यादा मिल पाता है। समझ में आया। पैरेलल में उल्टी चीज हो जाएगी, क्योंकि पैरेलल में देखो जब मैंने इनको जोड़ दिया है तो मेरे पास सबसे पहली बात जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी वो कैसे आएगी, 1 बाय आर डैश करके, है ना। तो ये मेरे पास कितनी सेल्स है, देखो n है, तो 1 बाय आर डैश कितना आ जाएगा, n बाय आर, तो r डैश कितना आ गया, r बाय n। यानी कि ये मेरे पास टोटल इंटरनल रेजिस्टेंसेस है, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ तो सीरीज में है ना, तो जब मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालूंगी तो R को इसके साथ जोड़ दूंगी तो कितना आ गया, R बाय एन प्लस आर। ईएमएफ सिर्फ E ही होगा, क्यों, क्योंकि ये कैसे है, पैरेलल में जुड़े हैं। अगर ये पैरेलल में है तो हमारे पास ईएमएफ क्या होगा, E ही होगा, ठीक है, क्योंकि सबका ईएमएफ E ही है। पैरेलल में हमारे पास वैसे भी ईएमएफ या पोटेंशियल सेम ही रहता है, तो I क्या आ जाएगा, E अपॉन दिस वैल्यू, तो ये हमने पुट कर दी। अब अगेन 2 कंडीशन आ जाएंगी, क्या है वो 2 कंडीशन। सबसे पहली बात, जब R जो है कैपिटल R से बहुत बड़ा है, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है आउटर रेजिस्टेंस से, तो उस केस में इसको निग्लेक्ट कर दो, इसको निग्लेक्ट करोगे, ठीक है, तो ये हट गया, तो ये n कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा ना, तो फॉर्मूला आ जाएगा NE बाय R। तो ये हमारी प्रेफरेबल कंडीशन होती है, ये बेटर कंडीशन होती है। तो पैरेलल में हमारे पास हमने जो सेल्स को पैरेलल में जोड़ा है उनकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल से काफी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ,
अगर आपके पास आउटर वाली ज्यादा हो गई तो क्या होगा, तो आपको इसको निग्लेक्ट करना पड़ेगा, इसको निग्लेक्ट कर दोगे तो ये पूरी चीज निग्लेक्ट हो जाएगी, तो आई क्या आ जाएगा मेरे पास, E/R। तो यहाँ पे करंट कम फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है, इसलिए ये वाली प्रेफरेबल कंडीशन है। ठीक है, चलिए जी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं, किरचॉफ लॉ क्या होता है। तो किरचॉफ लॉ हमारे ऐसे लॉज हैं जो कि जो भी कॉम्प्लेक्स से सर्किट होते हैं ना उनको इजीली सॉल्व करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लॉ है इनका किरचॉफ का करंट लॉ, जिसको हम KCL भी कहते हैं, इसको हम जंक्शन रूल भी कहते हैं। तो ये क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी जंक्शन है, जंक्शन मतलब एक पॉइंट जहां पे सारे करंट आके सारी ब्रांचेस आके ऐसे मिल रही हैं, उस जंक्शन पे अगर आप करंट का एल्जेब्रिक सम निकालोगे ना तो वो 0 होगा। एल्जेब्रिक सम में आपको साइन कंसिडर करना पड़ेगा। अब हम साइन क्या लेते हैं करंट का, जो भी करंट उस जंक्शन में एंटर करेंगे, अंदर जा रहे हैं, उनको पॉजिटिव लोगे, जो बाहर को जा रहे हैं उनको नेगेटिव लोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे I1 I2 I3 अंदर आ रहे हैं तो इनको आप पॉजिटिव लोगे, देखो पॉजिटिव लिया है। ये दोनों बाहर जा रहे हैं तो हमने कहा बाहर वालों को हम नेगेटिव लेंगे, तो यहां पे से आप ये भी तो कह सकते हो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I4 प्लस I5। तो ये वाला जो लॉ है ना ये हमारी कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, क्योंकि कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज क्या कहता है कि टोटल चार्ज सेम होना चाहिए, और ये भी तो हमको क्या बता रहा है, टोटल करंट सेम रहना चाहिए, यानी कि इस जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, देखो उतना ही बाहर निकल रहा है। तो ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, पहला वाला किरचॉफ का लॉ हमारा। ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सिग्मा I इक्वल्स टू 0, यानी कि जब आप एल्जेब्रिक सम करोगे सारे ही करंट का तो वो 0 आना चाहिए एक जंक्शन पे। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि एक जंक्शन पे जितना करंट एंटर करता है उतना ही करंट एग्जिट भी करना चाहिए, यानी कि द सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग अ जंक्शन शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लीविंग दैट जंक्शन। समझ में आया, तो बड़ा आसान है। ठीक है, जो भी एंटर करेगा करंट उसको पॉजिटिव लेना है, जो भी लीव करेगा जाएगा उसको आपको नेगेटिव लेना है। डायरेक्शन और साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से देखना। दूसरा भी सिमिलर है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो तो इतना आसान था कि करंट अंदर आए पॉजिटिव बाहर निकले नेगेटिव। यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, दोनों का साइन ध्यान रखना है। ठीक है, क्या क्या है वो, एक है EMF और दूसरा है हमारा रजिस्टर के थ्रू जो हमारा पोटेंशियल होगा वो। ठीक है, तो ये है हमारा किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, KVL इसको कहते हैं, इसको हम लूप रूल भी कहते हैं। जैसे वहां पे जंक्शन पे मिल रहे थे ना तो उसको जंक्शन रूल कह दे रहे थे, यहाँ पे हम लूप की डायरेक्शन खुद से लेते हैं इसीलिए इसको हम लूप रूल कह देते हैं। ठीक है, जैसे देखो मेरे पास एक ये सर्किट बना हुआ है, अब यहाँ पे एक ये वाला मैं ले लेती हूँ, एक ये वाला, तो दोनों में लूप की डायरेक्शन मैं खुद से लेती हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट अभी बताऊंगी, पहले मैं बेसिक आइडिया आपको दे देती हूँ। ठीक है, तो लूप की एक डायरेक्शन मैंने खुद से ले ली। ठीक है, अगर लूप की डायरेक्शन, देखो लूप की डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर को है ना, करंट की डायरेक्शन भी वही है, तो यहाँ पे आपको माइनस साइन लेना होता है। देखो सेम डायरेक्शन है तो आपको माइनस साइन लेना पड़ेगा। ठीक है जी, अगर लूप की डायरेक्शन जैसे कौन से वाले में मैं ले सकती हूँ, यहां पे आ जाओ, देखो ये लूप की डायरेक्शन ऐसे होगी ना, देखो ऐसे करके ये ऐसे वापस ऊपर को जा रही होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लूप। करंट कैसे आ रहा है, देखो ऑपोजिट। अगर लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो आपको लेना पड़ेगा प्लस साइन। ठीक है, अगर लूप की डायरेक्शन इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव पे जाएगी तो EMF लोगे पॉजिटिव। अगर लूप की डायरेक्शन, मान लो मैं ऐसे ले लूं, लूप की डायरेक्शन ऐसे कुछ लूं मैं, ठीक है, तो लूप की डायरेक्शन कैसे जा रही है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जा रही है ना, तो इस केस में EMF आप लोगे नेगेटिव, यानी कि -20 वोल्ट इसको मैं लूंगी। ठीक है, तो ये चार बातें आपको ध्यान रखनी है, यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे लूप की डायरेक्शन एक फिक्स कर लेनी है और उस लूप की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही चीजें देखनी है। अब स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टेटमेंट इसकी क्या कहती है, इसकी स्टेटमेंट कहती है कि जितना भी हमारे पास टोटल एल्जेब्रिक सम होगा सारे EMF और सारे पोटेंशियल ड्रॉप का, वो होना चाहिए 0। ऐसा भी कह सकते हो कि सम ऑफ EMF इक्वल्स टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन द लूप। ठीक है,
ये भी आप कह सकते हो, पर न्यूमेरिकल में ना हम इसी चीज का यूज करेंगे क्योंकि इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होती है। ये चीज अगर आप करोगे ना तो बड़ा कंफ्यूज होगे, ठीक है। वैसे तो डिपेंड करता है जिसने जिस तरीके से सीखा है, आप वैसे ही कर सकते हो, ठीक है। मेरा जो मेथड है वो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि एक ही चीज जब आप पकड़ लेते हो ना तो इजिली उससे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। अगर किसी ने कोई और मेथड पहले से पढ़ा है प्लीज उसी से करना, क्योंकि ट्रस्ट मी अगर आप दो मेथड अलग अलग टीचर से सुनते हो ना उससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। एक ही मेथड आपको पकड़ना है। अगर यही वाला मेथड आपको पता है जो मैंने बताया है इसी से करो, अगर कोई और मेथड है तो उसी से करना, ये फिर मत सुनो, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे ये समझ में आ गया आपको कि हमारे पास जो टोटल ईएमएफ है, जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप में क्यों कह रही हूं अभी तक इतने बारी बता चुकी हूं, समझ में आ गया होगा। ये एक रजिस्टर है, इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे पोटेंशियल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। जैसे यहाँ पे I1 है और R1 है तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, I1 R1 का आएगा, तो इसको मैं पोटेंशियल ड्रॉप कह रही हूँ, ठीक है। तो जो मेरे पास टोटल ईएमएफ है, जो मेरे पास टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है, उनका एल्जेब्रिक सम जब मैं करूंगी वो 0 आना चाहिए। एल्जेब्रिक सम यानी कि अब मेरे को साइन अच्छे तरीके से कंसिडर करना पड़ेगा। तो एक और बार बता देती हूँ, देखो करंट तो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव पे ही आता है, पर आपको करंट की डायरेक्शन ईएमएफ के लिए नहीं देखनी है। ईएमएफ पे आपको सिर्फ लूप की डायरेक्शन देखनी है कि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है या पॉजिटिव से नेगेटिव। जैसे कि देखो यहाँ पे लूप की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव ही जा रही है, तो यहाँ पे आप ईएमएफ पॉजिटिव ही लोगे। अगर आपने खुद से लूप की डायरेक्शन उल्टी ले रखी है, यानी कि इस तरीके से आपने डायरेक्शन ली है, तो यहाँ पे देखो ये डायरेक्शन का क्या मतलब है कि यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव पे जा रही है लूप की डायरेक्शन, तो उस केस में आप इसको नेगेटिव लोगे। बात समझ में आई। दूसरा क्या है, दूसरा है करंट का। तो वोल्टेज ड्रॉप के लिए आपको करंट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे करंट तो देखो पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन ये है। अगर करंट की डायरेक्शन ये है, लूप की डायरेक्शन भी यही है ना। देखो लूप की डायरेक्शन ऐसे है तो ऑब्वियसली लूप की डायरेक्शन ऐसे ऊपर कोई होगी। अगर ये दोनों सेम है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो चलो अब खुद से हम इक्वेशन बनाते हैं तभी हमें बेटर समझ में आएगा, ठीक है। अभी ये सब मत देखो, इधर डायग्राम पे आओ, खुद से हम बनाएंगे। देखो हमने कहा करंट इधर को है, लूप की डायरेक्शन भी इधर को ही है, तो यहाँ पे जब मैं वोल्टेज लूंगी तो मैं क्या लूंगी, नेगेटिव लूंगी, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा, माइनस करंट कितना है I1 इंटू R1 है ना, R1 कितना है 10 है, तो यहाँ पे 10 से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। और कोई रजिस्टर है यहाँ पे, ये वाला भी तो है ना। देखो यहाँ पे I2 ऐसे जा रहा है, I2 की डायरेक्शन ये है, लूप भी तो नीचे आ रही है, लूप की डायरेक्शन भी यही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो हमने कहा था माइनस लेंगे, तो यहाँ पे भी आ गया माइनस I2 इंटू रजिस्टर कितना है 4 लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आओ, लूप की डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है, तो इसको मैं पॉजिटिव लूंगी, तो +20 = 0। पहली इक्वेशन बन गई मेरी आसानी से, ठीक है। दूसरे लूप पे आओ, और दूसरे लूप पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पे तो मेरे को गिवन था कि यहाँ पर से करंट कितना जा रहा है, I1 माइनस I2 जा रहा है। अगर ये आपको नहीं गिवन है तो आप क्या करोगे, I3 करंट नहीं लोगे, इन दोनों के टर्म्स में ही इसको लिखोगे। जैसे मान लो यहाँ पे मुझे करंट नहीं पता है, मैंने इसको I3 ले लिया, तो किरचॉफ का पहला लॉ हम यहाँ पे लगा देंगे। हमने कहा जितना एंटर करेगा उतना ही बाहर जाएगा। एंटर तो सिर्फ I1 कर रहा है ना, यहाँ पे एंटर तो सिर्फ I1 कर रहा है, I3 और I2 तो जा रहे हैं ना, तो ये I2 और I3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे से देखो I3 कितना आ गया, I1 माइनस I2। तो आप करंट यहाँ पे कितना लोगे, I1 माइनस I2 ही लोगे, ठीक है। क्योंकि 3 करंट ले लोगे तो 2 ही इक्वेशन बनेंगी, 2 इक्वेशन से 3 वैल्यू मैं कैसे निकाल सकती हूँ, 3 अननोन वैल्यूज मैं निकाल ही नहीं सकती हूँ, है ना। तो 2 इक्वेशन मैं बना रही हूँ तो मुझे 2 ही अननोन वैल्यूज पता होनी चाहिए। जैसे x और y हम निकालते हैं ना, 2x + 3y = 0 या 4x + 2y = 9, तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सॉल्व। तो वैसे यहाँ पे भी हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो हमें 2 ही अननोन वैल्यू चाहिए है, I1 और I2। तो तीसरा जो भी करंट होगा उसको भी आप I1 और I2 के टर्म्स में ही लिखोगे। कैसे लिखोगे, पहले वाले लॉ की मदद से, ठीक है। चलो तो पहले वाले लूप के लिए तो ये वाली इक्वेशन मेरी बन गई है। अब दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरे पे देखो लूप की डायरेक्शन ये ली हुई है, लूप की डायरेक्शन ऊपर को जा रही है, करंट नीचे को आ रहा है, तो क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, ठीक है। तो +I2 इंटू कितना है ये 4 है रेजिस्टेंस, ठीक है, ओके। अब और कोई रेजिस्टेंस है, यस। देखो करंट यहीं से जा रहा है ना, करंट यहीं से जा रहा है, लूप की डायरेक्शन भी यही है, तो यहाँ पे क्या लोगे, माइनस लोगे। तो माइनस करंट कितना है, देखो
यहां पे करंट कितना है, I3 है, और I3 की वैल्यू क्या थी, I1 माइनस I2 थी, ठीक है, इनटू रेजिस्टेंस कितनी है, 8 है। अब देखो लूप की डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ ही जा रही है, तो यहां पे ईएमएफ में कैसा लूंगी, पॉजिटिव लूंगी। बन गई दोनों इक्वेशन। अब इनको अच्छे तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा, देखो 10I1 प्लस 4I2 इक्वल्स टू 20, और ये कितना बन जाएगा, देखो 4I2 माइनस 8I1 प्लस 8I2 प्लस 12 इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये I2 साथ लिख देती हूँ, 12I2 माइनस 8I1 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। आई होप मैंने कुछ मिस नहीं करा हो, दोनों मैंने कंसिडर करे हैं ना, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे भी 2 ही लेने थे, और ईएमएफ यहाँ पे एक ही था, यहाँ पे भी एक ही था, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको हम थोड़ा और छोटा भी कर सकते हैं वैसे तो, यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसको मैं काम करती हूँ 4 से डिवाइड कर देती हूँ, है ना। 4 से डिवाइड करूंगी तो ये कितना हो जाएगा, 3I2 माइनस 2I1 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यही ऊपर भी हमने बना रखी है, देख लेते हैं एक बार, वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी इस तरीके से बननी चाहिए, ठीक है। ये तो हमने बना ली, तो सॉल्व कर लेते हैं। 3 यहाँ पे 2I1 इसी के साथ लिख देती हूँ, माइनस 2I1 प्लस 3I2, तो यहाँ पे भी तो 3 ही आएगा, 4 इंटू 3, है ना। So this will become 3 equals to 0, ठीक है। So plus 3 equals to 0 या equals to minus 3 लिख देती हूँ, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस वाली इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ, जैसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं ना मैथ्स में, तो वो कर देती हूँ। तो ये आ जाएगा माइनस 10I1 प्लस 15I2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 15। आई होप मैंने कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ ना करी हो। तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली को ऐड कर देती हूँ, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 19I2 इक्वल्स टू 5। तो I2 आ गया 5/19 एम्पियर। तो 5/19 कितना हो जाएगा, 19 5 0 पॉइंट, इट विल बी 2 होगा या 3 होगा, 2 होना चाहिए वैसे। 2 इंटू दिस, ठीक है, इंटू 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 114 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये 6 आ गया, ठीक है। 0.26 करके कुछ आ जाएगा, देख लेते हैं, वैल्यू वेरीफाई हो रही है, ठीक है। तो ये 0.263 एम्पियर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो आगे आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, I2 मेरे पास आ गया है, ठीक है। I2 आ गया तो कोई भी इक्वेशन का यूज कर लो, देखो I2 इसमें पुट कर दो, I2 आ गया ना, तो I2 इसमें पुट कर दो, I1 निकल जाएगा। फिर ये I3 भी तो निकालना है, तो I3 कितना है, I1 माइनस I2, तो दोनों को माइनस कर दो, I1 और I2 दोनों को माइनस करोगे तो आपका I3 भी यहाँ पे निकल आएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लेना, बेसिक है। बस जो चीज मैंने आपको बताई है वो आपको ध्यान रखनी है कि लूप की डायरेक्शन क्या ले रहे हो और साइन क्या ले रहे हो। अब देखो वहां पे तो लूप की डायरेक्शन गिवन थी ना, क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं गिवन रहेगी, खुद से देखनी पड़ेगी, तो खुद से देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखो ये है हमारे पास एक क्वेश्चन, वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओम रेजिस्टर। अब आप कहोगे हम तो अभी तक करंट की वैल्यू निकाल रहे थे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आ गया बीच में। कोई बात नहीं, आप करंट ही निकालो पहले, फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस का देख लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे भी 2 लूप लेंगे, डायरेक्शन क्या लेंगे, तो मैं ऐसे ले लेती हूँ इसकी डायरेक्शन, ऐसे ले लेती हूँ इसकी डायरेक्शन। पहले ऊपर वाली जो लूप है उसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। देखो ये है लूप की डायरेक्शन, करंट कैसे फ्लो होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव, तो ये करंट ऐसे फ्लो होगा, है ना। इसको मैंने I1 ले लिया। अब देखो यहाँ पे से इस वाली बैटरी की वजह से भी तो कोई करंट फ्लो होगा, कितना होगा, I2 ले लेती हूँ। यहाँ पे देखो क्या होगा, इस जंक्शन पे एक ये करंट आ रहा है और एक ये करंट भी आ रहा है ना। ये करंट यहां पर से बाहर जाएगा, इसको देखो अलग से अगर मैं बनाऊं तो ऐसी चीज हो रही है कि 2 करंट अंदर आ रहे हैं, एक करंट बाहर जा रहा है। तो ये अगर I3 है तो बताओ ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल ही तो होगा। कैसे रूल से पता चला मुझे, जो पहला किरचॉफ का रूल था उससे मुझे पता चला, है ना। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, ये कितना आ जाएगा, I1 प्लस I2 आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए ओके आ गया। तो अब पहले वाले लूप में मैं लिख देती हूँ। तो देखो पहले मैं देख रही हूँ करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, तो करंट ऐसे जाएगा, ठीक है। तो करंट की यहाँ पे भी डायरेक्शन ऐसी होगी, लूप की डायरेक्शन भी तो यही है ना। देखो करंट ये है, लूप भी तो ऐसे ही जाएगी, तो सेम है, तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस I1 इंटू 2। फिर देखो फिर क्या हुआ, लूप की डायरेक्शन ये है, लूप की डायरेक्शन क्या है, ये है, करंट इधर को है,
1 ओम के थ्रू, अभी हमने 2 ओम के लिए लिखा है, अब हम 1 ओम के थ्रू देख रहे हैं, ठीक है। करंट की डायरेक्शन ये है, लूप की डायरेक्शन इधर को है, ऑपोजिट है ना, तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस I2 इसके थ्रू फ्लो हो रहा है इनटू 1। अब ईएमएफ, यहां पे 2 ईएमएफ है, दोनों कंसिडर करने पड़ेंगे। पहले वाले ऊपर वाले के लिए क्या है, देखो लूप की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ है, तो इसको तो मैं प्लस ही लूंगी। इसको देखो 6 वोल्ट वाले को लूप की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं सही से लिख देती हूँ, -2I1 प्लस I2 प्लस ये 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब दूसरे वाले लूप पे आ जाते हैं। दूसरे वाले लूप पे क्या होगा, देखो करंट इधर को है और यहाँ पे लूप की डायरेक्शन भी मैंने ऐसे ही ली है ना, तो दोनों क्या है, सेम है, तो माइनस का साइन आएगा, तो -I2 इंटू 1 आ गया इस वाले के लिए। अब देखो ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट भी ऐसे ही फ्लो हो रहा है, लूप की डायरेक्शन भी यही है, तो माइनस साइन आएगा। माइनस यहाँ पे करंट कितना है, I1 प्लस I2 है, और रेजिस्टेंस कितनी है, 4 है, ठीक है। लूप की डायरेक्शन इस वाले सेकंड वाले लूप में, लूप की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है बैटरी के, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक है। इसको सॉल्व करो, -I2 -4I1 -4I2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इसको लिख देती हूँ, -4I1 -5I2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन यहाँ पे बन गई। इन दोनों को ही हम सॉल्व कर देते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ अगेन, ये कितना हो जाएगा, -10I1 प्लस 5I2 प्लस 10 इक्वल्स टू 0, और ये क्या है, -4I1 -5I2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। दोनों को ऐड करा दो तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये -14I1 आ जाएगा, प्लस ऑफ 16 इक्वल्स टू 0। तो 14I1 इक्वल्स टू 16, I1 कितना आ जाएगा, 16/14, 2 इंटू 7 एंड 2 इंटू 8 है ना, तो I1 कितना आ गया, 8/7 एम्पियर। अगर I1 निकाल दिया है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो I1 और I2 निकाल लो, ठीक है। सिमिलरली आप I1 प्लस I2 भी निकाल सकते हो, तो खुद से कर लेना। क्वेश्चन क्या था, वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओम रजिस्टर, इसके थ्रू, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, ओम्स लॉ लगा दो, R इक्वल्स टू V अपॉन I, V क्या होता है, I इंटू R होता है, तो यही तो निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो निकालना है। तो करंट कितना आएगा, I1 प्लस I2 जो आप अभी कैलकुलेट करोगे, इंटू R कितना है, 4, तो बस ऐसे आपके V की वैल्यू भी आ जाएगी। क्या आंसर आ रहा है, I2, और ये जो I1 प्लस I2 है कितना है, एंड फाइनली V की वैल्यू क्या है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देना, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में, जो कि आखिरी टॉपिक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक बेसिकली अरेंजमेंट है जिसमें हमने जो 4 ब्रांचेस हैं उसमें कुछ ना कुछ रजिस्टर्स लगा दिए हैं, और जो 5वीं जो मिड ब्रांच होती है ना, उसमें हम जब गैल्वेनोमीटर लगाते हैं तो हम देखते हैं नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन, यानी कि जिसमें ये गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, उस कंडीशन पे क्या होगा, कोई करंट इस वाली ब्रांच के थ्रू फ्लो नहीं हो रहा होगा। और अगर नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन आ गई है तो उसका मतलब है ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस हो चुका है। यानी कि इस केस में कुछ चीज आती है जिसका हम यूज करते हैं, इवन जो रजिस्टर या कैपेसिटर वाले न्यूमेरिकल्स हैं उसमें भी। पहली बात, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है समझ में आ गया, किसके लॉ पे बेस्ड है, तो नल डिफ्लेक्शन, और इसमें हम किरचॉफ लॉ का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि हमारे पास 5 ब्रांच थी, 1 2 3 4 और 5वीं ये थी। 4 ब्रांच में आपने रजिस्टर रखा हुआ है, 5वीं के थ्रू हम नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन देख रहे हैं, तो उस केस में करंट यहाँ से फ्लो ही नहीं हो रहा है। तो अगर यहाँ पे कोई रजिस्टर भी लगा होता मान लो, तो हम कहते हैं इसके थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो उसको हम निग्लेक्ट कर देते, ठीक है। देखो यहाँ पे करंट क्या है, यहाँ पे I1 लिया है, यहाँ पे I3 लिया है, यहाँ I2 और यहाँ I4। पर आपको पता है हमने कहा बैलेंस कंडीशन में इसके थ्रू कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा, तो जितना करंट यहां से जाएगा उतना ही करंट यहां से भी जाएगा ना, तो ये भी I1 ही होगा बैलेंस कंडीशन में, ठीक है। जितना करंट यहां से गया उतना करंट यहां से भी गया। अब यहाँ पे 2 लूप हम लेंगे, ठीक है। एक लूप ये वाली ले लेती हूँ, दूसरी लूप ये वाली ले लेती हूँ, ठीक है। तो 2 लूप मैंने ले ली है, लूप की डायरेक्शन भी मैंने स्पेसिफाई कर दी है। देखो लूप की डायरेक्शन ऐसे है, करंट भी ऐसे ही जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो -I1 इंटू इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, P है, ठीक है। फिर देखो लूप की डायरेक्शन ऊपर को है, करंट नीचे को जा रहा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस, तो प्लस I2 इंटू इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, R इक्वल्स टू 0। इस वाली लूप पे आ जाओ, लूप की डायरेक्शन इधर को I1 भी इधर को ही फ्लो कर रहा है, तो ये आ गया -I1 इंटू Q।
फिर यहाँ पे देखो लूप की डायरेक्शन इधर को है, करंट ऐसे जा रहा है, ऑपोजिट है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस I2 इंटू ये हो जाएगा S। यहां पे से देखो ऊपर वाले में मैं क्या लिख सकती हूँ, I1P इक्वल्स टू I2R, इसको मैं लिख सकती हूँ I1Q इक्वल्स टू I2S। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, डिवाइड अगर करोगे तो I1 से I1 कट जाएगा तो P बाय Q आ गया, I2 से I2 कट जाएगा R बाय S आ गया। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन में हमारे पास P बाय Q इक्वल्स टू R बाय S होता है, ठीक है। तो यहाँ पे से हम अननोन रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अगर मान लो ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये आपको नहीं पता है, ठीक है, ये वाली रेजिस्टेंस आपको नहीं पता है, बाकी पता है, तो ये वाली कंडीशन लगा दो, P बाय Q इक्वल्स टू R बाय S, जो अननोन रेजिस्टेंस है वो आपको पता चल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है मैंने आपको बता दिया है। और जब बैलेंस कंडीशन होती है, कोई भी जो करंट है वो गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो नहीं करता है, यानी कि ये जो मिडिल ब्रांच है इसके थ्रू कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। यूज क्या है, तो एक तो हमने कहा अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, एंड इवन इसका यूज हम मीटर ब्रिज में भी करते हैं, पर मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर हमारे सिलेबस से कट गया है तो हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है जी। क्या हो गया, चलिए फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे ये मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे करंट आपको निकालना है, तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसको ना जब भी बीच में आपको कोई ब्रांच दिख रही है तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में इसको बना दो, ठीक है। जैसे देखो ये इस फॉर्म में मैं बना दूंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको मैं ले लेती हूँ A, दिस इज B C D, ठीक है। तो A और B के बीच में क्या आया है 1 ओम, B और C के बीच में क्या है देखो 2 ओम है, ठीक है। A और D के बीच में क्या है 2 ओम है, ठीक है जी। C और D के बीच में क्या है हमारे पास 4 ओम है। तो देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा है। B और D के बीच में क्या है 5 ओम है ना, यहाँ पे बना देती हूँ। यहाँ पे देखो हमने कहा था P बाय Q इक्वल्स टू R बाय S होना चाहिए, जो कि सैटिस्फाई हो रहा है। P बाय Q देखो कितना है 1 बाय 2, R बाय S कितना हो जाएगा 2 बाय 4, ये भी कितना आ गया 1 बाय 2। तो हमारे पास बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है, यानी कि इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, करंट इसके थ्रू जाएगा और करंट इसके थ्रू जाएगा, है ना। तो ये दोनों कैसे में है, सीरीज में है। ऊपर वाले सीरीज में है तो इनकी रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी 3 ओम। नीचे वाले भी रेजिस्टेंस जो है सीरीज में है, तो 2 + 4 6 ओम आ गया। अब ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल, क्योंकि ऊपर से I1 करंट जा रहा था, नीचे से I2। तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस मेरे पास कितनी आ जाएगी 1/3 + 1/6, जो कि कितनी आ गई 3/6, यानी कि 1/2। तो R मेरे पास कितना आ जाएगा 2 ओम। R कितना आ गया हमारे पास 2 ओम आ गया। तो हमने टोटल रेजिस्टेंस तो निकाल दी, ठीक है। टोटल पोटेंशियल भी मुझे गिवन है, 4 वोल्ट का हमें करंट निकालना है, तो R = V/I। तो करंट भी कितना आ गया यहाँ पे 2 एम्पियर का। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब एक ये वाला क्वेश्चन है जिसमें ये फॉर्मूला हमारा यूज होता है। अभी हमने क्या कहा कि हमने पैरेलल में रखा हुआ है हमारी सेल्स को, और पैरेलल में जब हम सेल्स को रख रहे थे तो हमने कहा ईएमएफ सबका सेम है। अगर ईएमएफ हर एक सेल का अलग अलग हो, ठीक है, 2 सेल्स हमने आपस में जोड़ दिए हैं, उन दोनों का ही ईएमएफ अलग अलग हो तो क्या होगा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला उस केस में अप्लाई करना है। उनकी जो ईएमएफ है और उनकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है अलग है। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन ये मैं आपको शो कर देती हूँ। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट किसी को अगर जानना है तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया है, आप ये देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप डिराइव करोगे तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसका डेरिवेशन तो आता नहीं है, सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे याद कर लेना कि अगर 2 पैरेलल में सेल्स जुड़ी हैं जिनका ईएमएफ अलग अलग है, तो टोटल ईएमएफ कैसे निकालेंगे, E1R2 + E2R1 / R1 + R2, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज गिवन है, ये E1 है, ये E2 है, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। दिस इज R1, दिस इज R2। पुट कर देना, टोटल ईएमएफ क्या आ रहा है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और ये पूरी पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, स्टडी वेयरहाउस 2.0 इज द नेम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि पूरा सिलेबस हम लोगों ने काफी जल्दी कंप्लीट करा है। और अगर किसी को ये इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ्स हैं सैम्पल पेपर्स की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, एंड इवन हमारे क्वेश्चन बैंक की, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के, अगर आपको चाहिए है तो आप लोग मेरे बैच में एनरोल कर सकते हो। क्रैश कोर्स है, सिर्फ 599 इसकी फी है।
सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। अलग से लेक्चर्स तो आपको मिल ही रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज मैं खुद आपको प्रैक्टिस भी करा रही हूँ, प्लस आपको इतनी सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी। तो करियर विल के एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा है। बैच में चले जाना, क्लास 12 सेक्शन में आपको मिल जाएगा, आप इजिली एनरोल कर सकते हो। सो दैट इज इट यार आज की वीडियो के लिए, आज के लेक्चर के लिए। आई होप हर एक चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई भी डिफिकल्टी है, कुछ चीज नहीं समझ में आई, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। हम मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, तब तक यार अपना ख्याल रखना, ऑल द वेरी बेस्ट और अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। बाय बाय।